मतलब ये हुआ कि अपने आप को कभी भी कम नहीं आंकना है। वो भले IIT JEE में पहुंच गया हो, सामने वाला उसने सारी चीज़ें कर ली हो, लेकिन आप अपनी जगह पे हो, आप सबसे बेस्ट हो, सबसे अच्छे हो। क्यों? क्योंकि आपके जो सराउंडिंग्स हैं, आप जिस जगह को, आपकी जो जर्नी रही है वो आपके लिए यूनिक है, स्पेशल है, तो उसको कभी भी मत भूलना। ठीक है? सामने वाला कहीं भी पहुंचा, क्योंकि क्या होता है हम एक समय के बाद उससे कंपैरिजन करने लगते हैं, फिर हम ये नहीं देखते वो कहाँ से आया है। और मेरा जो दोस्त है वो IIT जो पहुंचा है वो बेचारा गांव से आया है, मुरैना के पास एक गांव है, वहाँ से रहता था, वहाँ से पढ़ के वो वहाँ पहुंचा और फिर जाके IIT पहुंचा। दूसरा वाला जो है वो उसका घराना बहुत अच्छा था, तो भी उसके पिताजी भी टीचर थे, उसके दादाजी भी अच्छी उसमें थे, सरकारी उसमें, तो उनके पास पैसा था इतना कि वो पढ़ा सके, और फिर वो मेहनत करके NIT पे पहुंचा। तो आपने देखा ना दोनों चीज़ की, कभी अगर वो जो IIT पहुंचा वो कह देता यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे पहुंचूंगा, तो फिर कुछ नहीं कर पाता, तो वो पहुंचा वहाँ पे। तो ये एग्जांपल मैं इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों को हमेशा ये वाली बात तो हमेशा याद रखनी है, ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, जिंदगी की हर जगह काम आएगी। कहीं भी पहुँच जाओ आप अभी सब लोग यहाँ बैठे हुए, अभी जब 10 साल बाद मेरी जगह, मेरी तरह आप कहीं और कहीं पहुँचोगे ना, तो आप देखोगे कि ये कहीं पहुँच गया अच्छी जगह, ये भी अच्छी जगह पहुँच गया, जिसने मेहनत करी और जो अपने पर फोकस रहा है वो कहीं ना कहीं पहुँच जाता है। और ये IIT JEE 10th 12th ये सब क्या कहते हैं, ज़िंदगी के पड़ाव हैं, लेकिन अंत नहीं है। क्या है, ये बीच बीच में पड़ाव है। जैसे हम यहाँ से जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुरैना पड़ता है, और ये पड़ता है हमारा आगरा पड़ता है, मुरैना पड़ता है, धौलपुर पड़ता है, फरीदाबाद पड़ता है, ये सब पड़ाव है बीच बीच में। किसी को यहीं पर उतरना है, किसी को दिल्ली तक जाना है, आगे तक। तो ये सब क्या है, 9th 10th 11th 12th JEE का दोगे, कोई NTE देगा, कोई PVPY देगा, ये सब पड़ाव है। ये सब क्या है, सरिया है। इनसे आपको क्या पढ़ोगे, चलो एक चीज़ और बताता हूँ। 10th रहता है आपका, उसके बाद आप 2 स्टेप ऊपर पहुँच के 12th जाते हो, फिर मैं यहाँ पे जाके बोलूँगा ग्रेजुएशन है, ग्रेड बोलेंगे इसे। IIT जो भी है ये सब, आप BTech BE जितने भी आगे बैचलर रहते हैं वो सब ग्रेजुएशन कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसान जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन करने, जो मैंने करी। और फिर इसके बाद ये सब चीज़ें क्यों करता है इंसान, ताकि वो यहाँ पे जॉब कर पाए। ठीक है, एक तो होता है जॉब कर पाए, जॉब भी क्यों करना है, क्योंकि मनी चाहिए। मनी किस लिए चाहिए, सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव। एंड कोई कहता है कि पैसे से खुशी भी मिलती है, ठीक है, हैप्पीनेस के लिए। तो ये बेसिक आपकी इक्वेशन है, ये 10th है, 12th है। अभी आप लोग क्या है 8th 9th में हो, तो वो यहाँ पे होगा 8th और 9th। तो जर्नी ऐसे चलेगी। तो ये सारे पड़ाव हैं। कोई 8th 9th में अच्छा कर पाया, नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, आप पास कीजिए, 10th में पहुँचे, 12th में पहुँचे, ग्रेजुएशन पहुँचे, पोस्ट ग्रेजुएशन पहुँचे। अब यहाँ से जब आप ऊपर जा रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए, क्लैरिटी। एजुकेशन का मतलब ही यही है, हम लोगों को सिखाया गया कि एजुकेशन का मतलब ये है कि हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, सोशल साइंस पढ़ लो, और ये सब एजुकेशन है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है। एजुकेशन का मतलब ये है कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं, जो नॉलेज है, आप उसका सही से उपयोग कर पाओ, अप टू इट्स, ये कहते हैं ना, बेस्ट ऑप्टिमम यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो उसको एजुकेशन को मैं बस यही बोलता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, लेकिन कारीगर बहुत अच्छे होते हैं, वो भी एजुकेटेड है, लेकिन अलग तरीके की। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो किताबों में पढ़ा है, हिंदी इंग्लिश ये सब पढ़ी, यही एजुकेशन है। आप सीख कहीं से भी कुछ भी सकते हो। तो ये भी अपना हमेशा दिमाग खोल के रखना कि ये तो आपने पढ़ाओ कर ली, ये सब कागज़ के टुकड़े हैं। अगर आप अंत में जाके, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं ऐसे जो 8th 9th 10th 12th ग्रेजुएशन कर ली, MBA भी कर ली, जॉब नहीं लगी। आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा, यूपी में पियून की जॉब निकली है, तो पोस्ट ग्रेजुएट PhD वाले लोग, इसके बाद भी लोग PhD करते हैं। PhD करते हैं तो उनके आगे डॉक्टर लग जाता है। डॉक्टर ये होता है एजुकेशन वाला। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग PhD करने के बाद पियून की जॉब के लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक क्लैरिटी नहीं आ पाती। और क्लैरिटी आपके पास कब आएगी, जब आपने आँख नाक कान सब खुले रखोगे, कहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है। हमेशा अच्छी चीज़ें सीखनी है, वो कहीं से भी सीखने को मिल सकती है। जो पुराने ज़माने में हमें बताया जाता था ना, पंचतंत्र की कहानियाँ, ये सब एग्जाम्पल है, ताकि आप लोगों को अच्छी चीज़ें पता चले। और मुझे लगता है भगवान ने बहुत सारी चीज़ें तो हमें सिखाने के लिए की है। महाभारत हो गया, हमने तो देखा नहीं, लेकिन किसी ने क्या कहते हैं लिखा है, उसके बाद रामायण हो गई। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब लर्निंग्स हैं। आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हो और फिर अपनी तरीके से इनको जीवन में उतारना। जरूरी नहीं कि जैसा कट कॉपी पेस्ट तो कभी मत करना। एक ये चीज़ और है, कट कॉपी एंड पेस्ट।
ये जीवन में कभी नहीं करना है। ये आपकी यूनिकनेस को देगा। यूनिकनेस होती है मतलब कि आपको जो अलग बनाती है सबसे। हर कोई क्या कहते हैं, दो इंसान एक जैसा नहीं होता कभी भी। फिंगरप्रिंट्स की तो हम बोलते हैं, लेकिन वैसे भी कह रहा हूँ, दो जुड़वा भाई भी होंगे वो भी कभी एक जैसे नहीं होंगे, हमेशा अलग होते हैं। तो ये चीज़ इसी चीज़ पे आ जाती है, डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, कट कॉपी पेस्ट कभी नहीं करना है, बिकॉज यू आर यूनिक। इस पर ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब पढ़ा हुआ है, इसलिए ताकि आपको क्लैरिटी आए। क्लैरिटी किस लिए चाहिए? ताकि आपको ये पता चले क्या नहीं करना है। एक तो ये क्या नहीं करना है, और एक ये मुझे क्या पसंद है। आपने देखा होगा, आप लोग सब अभी आप लोग आंसर देते होंगे तो 4 ऑप्शन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं ना। तो उसको करने के 2 तरीके होते हैं, वही 2 तरीके यही वाले होते हैं। पहला तो ये होता है कि आपका ऑप्शन है A B C D, आपने सॉल्व किया क्वेश्चन, हाल किया, ऑप्शन देखा, मैच कर दिया, तो वो ये इंसान को ये पता लग जाता है कि मुझे क्या पसंद है। ये वाली चीज़ है। ये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें उन्हें क्या पसंद है और उनके लिए क्या सही है, वो दोनों मैच कर जाए। तो ऐसे ही हो गया कि आपने आंसर निकाला और इधर मैच कर गया, तो दोनों चीज़ बिंगो +4 हो गए। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपने आंसर निकाला, आपको पता लगा मुझे क्या पसंद है, लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन ही नहीं मिला, तो आपको ये लगा कि मेरे को ये पसंद है, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं था, वो ऑप्शन मिला ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। और फिर एक ये होता है क्या नहीं करना है। अब उसमें ये होता है कि आपको ये तो पता है कि इन 4 में से एक ऑप्शन है, फिर आप क्या करते हो, फिर आप ये देखते हो कि कौन कौन से ऑप्शन हटाए जा सकते हैं, जिसे एलिमिनेशन बोलते हैं। तो आप देखते हो कि यार डी तो लग नहीं रहा है, ये मतलब मान लो मेरे इमेज का कोई क्वेश्चन है, पर अगर आंसर पॉजिटिव में आना हो, नेगेटिव का है, तो आपने ये हटाया। ए में भी नेगेटिव था, फिर बी और सी में आप देख रहे हो कैसे करना है। बी और सी में फिर आप हिडन ट्रायल लगा के देखते हो या कुछ भी करके देखते हो, एलिमिनेशन करते हो, तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये सही आंसर है। तो वो मैं ये कह रहा था कि क्या नहीं करना है। ये इसकी क्लैरिटी होगी ना, जिसे वो ये कर लेगा, यदि वो ये ना कर पाए मुझे क्या पसंद है। तो इसलिए मैं कह रहा था जितनी चीज़ें हो सके सारी चीज़ें करके देखना। अच्छा कोई कह रहा है कि अच्छा NTSC अच्छा है, NTSC के बारे में आज पढ़ूंगा मैं, गूगल पे सब पढ़ा हुआ है NTSC के बारे में, विकिपीडिया बता देगा आपको, यूट्यूब पे वीडियो बता देंगे, जिसने क्लियर किया वो अपना इंटरव्यू बता देगा कि मैंने कैसे तैयारी करी। NTSC के बारे में मतलब फिर ऐसा हो जाना चाहिए कि आपको सब पता है, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये करना है कि नहीं करना है, या मैं कर सकता हूँ कि नहीं। सेम KVPI के ऊपर है। तो आज वही मैं कह रहा हूँ, आज आप अपने इसमें बैठे रूम के अंदर बैठे बैठे फ़ोन से सब पता लगा सकते हो। और फिर हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम इंस्टाग्राम पे समय वेस्ट करते हैं, फेसबुक पे करते हैं। ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, ये पता है सीधी बात, तो आप उस पर समय वेस्ट नहीं करोगे। मुझे क्या पसंद है, ये अगर आपको पता है, आपको आप ये कहोगे नहीं मुझे तो इंस्टाग्राम चलाना पसंद है, लेकिन वो तुम्हारे लिए सही नहीं है ना। ये 3 चीज़ों का सामंजस्य रहता है। ये हमेशा क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज ट्रू। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर मिलेगा तुम्हें कि किसी इंसान को ये पसंद है और उसके लिए सही भी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सचिन तेंदुलकर का, उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद था और उनके लिए सही भी निकला वो, और खुदा ना खास्ता नहीं निकलता तो फिर कुछ और कर रहे होते। अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अनिल कुंबले का नाम सुना आप लोगों ने? अनिल कुंबले जी ने पहले इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद क्रिकेटर बने। तो उन्हें पसंद होगी शायद उस समय इंजीनियरिंग, या नहीं होगी, उन्होंने कर लिया, लेकिन उनके लिए सही नहीं निकला। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार इंजीनियरिंग नहीं करनी, आगे इसके आगे नौकरी नहीं करूँगा, उन्हें पसंद होगा क्रिकेट, और क्रिकेट उनके लिए सही निकला। तो ये 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि इन तीनों चीज़ों में से ही आपका जो है ना आधी क्वेश्चन उसका आंसर निकलेगा कि आपको क्या चीज़ पसंद है, आप क्या नहीं करना चाहते हो, और क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही रहेगा। तो क्या सही रहेगा उसके लिए आपके पास बतेरे एग्जाम्पल है, जो मैंने बोला। यूट्यूब, गूगल, लिंक्डइन करके भी एक चीज़ होती है। लिंक्डइन आप लोगों को अभी नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। लिंक्डइन उनके लिए जो प्रोफेशनल होते हैं ना, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ये उनके लिए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे वो क्या करते हैं, लिंक्डइन पे अपनी बताते हैं कि आज मैंने अपनी जॉब पे ये काम किया है, मेरी कंपनी ये चीज़ कर रही है। वहाँ पे जॉब्स भी लोग पब्लिश करते हैं और लोग आपस में कनेक्ट होते हैं। तो मैं वही कह रहा था कि लिंक्डइन हो गया, आप ये सब चीज़ों का यूज़ करके आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो। जैसे तुम में से किसी को पता चला कि यार मेरे को नासा में जाना है, मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है, तुमने गूगल पे सर्च कर लिया, उसके बारे में पढ़ लिया, यूट्यूब पे इंटरव्यूज देख लिए। अब
तुम किसी बंदे से भी कनेक्ट होना चाहते हो, पता चला लिंक्डइन पे जाके सर्च कर लेना एस्ट्रोनॉट इन नासा, कोई ना कोई एक या दो बंदा मिल जाएगा, उसको रिक्वेस्ट भेज के पूछ सकते हो, सर आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू, कैन यू प्लीज गाइड मी हाउ टू बिकम एस्ट्रोनॉट इन नासा। बहुत सारे लोगों को ऐसे आंसर मिले। अभी एग्जाम्पल देता हूँ, जो हमारा एप्पल के जो फाउंडर थे ना स्टीव जॉब्स को शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था इनमें, कंप्यूटर एंड एल्गोरिथम्स में, इन सब में। तो जब वो छोटे थे तब उन्होंने HP के जो फाउंडर है ना ह्यूलेट पैकर्ड, उनको फ़ोन किया था कि मुझे सर एक ये कैलकुलेटर जैसा बनाना है, मुझे ये पार्ट्स मिल पाएंगे क्या। उस समय में कितनी पुरानी बात कर रहा हूँ, तब जो येलो डिक्शनरी वैसे येलो पेजेस वाले वो आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी नहीं बोलते होते, डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी पहले, हर किसी के एड्रेस और नाम उसमें मिलते थे। तो वो शायद आपकी जितनी उम्र के रहे होंगे या थोड़े बड़े रहे होंगे, उन्होंने फ़ोन करके HP के ओनर उनको फ़ोन करके बोला कि सर मेरे को ये पार्ट चाहिए, मुझे वो बनाना है कैलकुलेटर। और HP के ओनर जो थे उनको थोड़ा सरप्राइज हुआ कि किसी बच्चे ने ऐसे किया, तो उन्होंने पार्ट्स तो दिए उनको, उसको ये और बोला कि तुम मेरे यहाँ मेरी फैक्ट्री में आ जाओ, समर इंटर्नशिप करो, ये देखो कैसे बनता है ये सब चीज़। तो उन्हें वहाँ से एक्सपोजर मिला। अगर वो पूछते ही नहीं तो उन्हें पता ही नहीं चलता। तो बहुत सारी चीज़ें, ऐड देखा होगा ना टाटा स्काई का, आता है पूछने में क्या जाता है, बहुत बढ़िया ऐड है, तो उसको हमेशा याद रखना। अब अगर शिवांग मुझसे नहीं पूछता तो मैं यहाँ थोड़ी नहीं आता। बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है, वो कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँ। अब दूसरी तीसरी बार उसने 2-3 बार मुझसे पूछा, तो मैंने कहा एक बार मैं मिल के तो आता हूँ बच्चों को। उसने पूछा तो मैं आया, नहीं पूछा तो मैं भी नहीं आता, मैं अपना काम कर रहा होता कहीं पे आज। तो उसका एक लाइव एग्जांपल मैं भी हूँ। मैं अगर यहाँ नहीं आता तो आपको शायद ये वाली बातें नहीं पता लग पाती। आप सब लोगों को बहुत सारी चीज़ें अभी भी पता होंगी, लेकिन उनके बारे में विचार करना बहुत ज़रूरी है। क्या बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी करते हैं, सिंपल जैसे हैबिट बन जाती है कि गाड़ी अगर चलानी है, साइकिल, या आप जैसे जो राइटी है वो कुछ भी करेगा वो राइट हैंड से ही करता है। क्यों? क्योंकि वो उसके बचपन से आदत बन गई है। कभी उसने सोचेंगे होगा कि मैं लेफ्ट से भी कर सकता हूँ, लेफ्ट से करेगा तो थोड़ी थोड़ी शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन लेफ्ट भी काम करने लगेगा। तो यही वाली चीज़ इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। जब आप बैठ के सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सोचो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी उसके बारे में जो आपने कभी कुछ दृष्टिकोण से नहीं देखी होंगी। कभी कभी कहते हैं यार अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किसी मैथ्स का क्वेश्चन होता है मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया, या इस वाले रास्ते में तेरे घर के जाने का ये भी शॉर्टकट है, मेरे दिमाग में नहीं आया, क्योंकि कभी हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया उसे। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ है कि आपको अपने बारे में ये चीज़ें पता करने के लिए कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं करना और मेरे लिए क्या चाहिए, आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है, खुद को और चीज़ों को। सबसे पहले अपने बारे में जानो कि मैं कैसा इंसान, मुझे क्या चीज़ पसंद है। तुम में से कोई एक सिंगर होगा अच्छा, तुम में से कोई एक अच्छा एथलीट होगा, तो ये सब चीज़ें पढ़ा हुआ है 8th 9th 12th ग्रेजुएशन यहाँ तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर वाले कहते हैं करना ज़रूरी है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई हमारा प्लान है वो नहीं काम किया तो फिर अगर हमें कुछ और चीज़ देखनी पड़ी तो ये ग्रेजुएशन इंडिया में बहुत ज़रूरी है। कागज़ का टुकड़ा ही है मान लो इसे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा आता हूँ अपनी स्टोरी पे कि अब मेरी स्टोरी पे कैसे लागू होता है। तो जब मैं 12th के बाद मेरा 1 साल बचा हुआ था तो फिर मेरे पिताजी ने मेरी कोचिंग ज्वाइन करवा दी। वहाँ पे मैं लोग सब जा रहे थे IIT JEE की प्रिपरेशन करने, लेकिन मैं बात करने में बहुत शुरू से ही वो था कि मैं बहुत बातूनी हूँ, मैं बहुत बोलता हूँ। तभी मैंने इनको टोका था, क्योंकि हर टीचर मुझे टोकता था मेरी क्लास में कि बात मत करो नहीं तो बाहर कर दूँगा। तो मैं बहुत बात करता था। अब यही चीज़ मेरे को पता था कि मैं बात बहुत करता हूँ, लेकिन मुझे ये मैंने धीरे धीरे करके ये जाना कब करनी है कब नहीं करनी है, कि जल्दी क्लास में नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि टीचर का जो है वो ध्यान अलग जगह जाता है और जिससे ध्यान जाएगा फिर उसके ऊपर शामत आएगी कि तुमने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए फिर मैंने क्लास में बात करना बंद किया, लेकिन मैं उसके अलावा बात करने लगा। तो सब IIT की कोचिंग में पढ़ने जाते थे, मैंने अपने जो सर वगैरह थे उनसे बात करना चालू करी, मैं उनके साथ थोड़ा फ्रेंड जैसा हो गया। अब ये है कि वो IIT वाले भली बात नहीं करते, NIT वाले मेरी अभी भी उनसे बात होती है। अभी कुछ दिनों पहले उनका बर्थडे था, मैंने विश किया तो वो बहुत खुश हुए। तो मेरे को ये जानना है, मैंने अपने अंदर ये जाना कि मेरे को लोगों से बात करना बहुत पसंद है। एंड आई लाइक टू कनेक्ट विद पीपल, डिफरेंट पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स और नॉट, बट आई लाइक टू कनेक्ट विद देम एंड आई लाइक टू रिमेन इन टच विद देम। तो यही रीज़न है कि शिवांग और मैं अभी भी टच में है, क्योंकि ये कॉलेज में जब कॉलेज के बाद कौन कोई क्या ही है, चलो जूनियर रहा, अगर मैं चाहता तो कोई भी इंसान अधिकतर कोई होते हैं वो ये कहते कोई बात नहीं जूनियर था, ठीक है अब अपना काम करें, मैं अपना काम कर लूँ। अभी इन्होंने मेरे को रीच आउट किया, मुझे पसंद है, इसलिए मैंने रेसिप्रोकेट किया कि हाँ मिल सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या पता नहीं मेरे जीवन में क्या चल रहा है, कुछ भी बोल दे इंसान, किसी को कुछ नहीं पता। तो हमेशा यही चीज़ होती है कि कहते हैं अपने अंदर जानो। तो मैंने ये जाना कि मेरे को लोगों से बात करना पसंद है और मुझे उनसे मिलना पसंद है, उनके बारे में जानना पसंद है कि कौन कैसे क्या करना और उनकी मदद करना पसंद है। तो इसलिए क्या हुआ, मैंने वहाँ पे कोचिंग में अपनी दोस्ती बनाना चालू करी सीनियर, जो हमारे सीनियर हुए या जो हमारे टीचर्स हुए उनसे ही, तो अभी तक चल रही है। तो पहली बार मुझे पता चला कि मैं थोड़ा ह्यूमन साइड में ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी मेरे को क्लैरिटी नहीं थी। फिर जब ये हुआ मैंने NDA का एग्ज़ाम भी दिया और JEE मेंस उस समय ही आया था, JEE मेंस भी दिया
और हाँ, ये हुआ कि उसके पहले मेरा एनडीए का एग्ज़ाम निकल गया था और मुझे एसएसबी देने आना था। आप में से पता नहीं कौन कितने लोग जानते हो, तो जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हो एनडीए का, तो उसके बाद एसएसबी होती है, वो इंटरव्यू काइंड ऑफ होती है आपकी पर्सनैलिटी का, उसको कहते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो आपको वहाँ 5 दिन रहना पड़ता है और उसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। वो आपको 3 तरीके से टेस्ट करते हैं। मनसा, आप क्या सोचते हो, साइकोलॉजी बोलते हैं। वाचा, आप क्या बोलते हो, इंटरव्यू। और कर्मा, जो आप करते हो ग्रुप टास्क होते हैं उधर, जीटीओ बोलते हैं। जीटीओ का फुल फॉर्म मिल गया है, हाँ ऐसे यूज करके होता था। ग्रुप टास्क ऑफिसर होता था, जीटीओ मतलब ऑफिसर को बोलते थे, ग्रुप टास्क जीटीओ होता था नीचे से। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हैं, तब क्या कहते हैं आपको पता लगता है। तो मैंने आज तक हर एक एंट्री से मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं 11 एसएसबी दे चुका हूँ, लेकिन आज तक मैं कभी रिकमेंड नहीं हुआ। आप उसमें देते हो, उसके बाद फिर वो आपको रिकमेंड करते हैं, फिर मेडिकल होता है, उसके बाद मेरिट निकलती है, फिर आप अकेडमी पहुँचते हो, फिर जाके आप ऑफिसर बनते हो। तो मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं, लेकिन उन 11 एसएसबीज की वजह से मेरी जो ज़िंदगी है वो एकदम बहुत चेंज हुई। बहुत सारी हार्डशिप आई, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर माइंडसेट मेरा ये था। तो अब ये बात तो समझ में आ रही होगी। मुझे लगता था कि मेरे को आर्मी और आर्म फोर्सेज बहुत पसंद है, लेकिन वो मेरे लिए सही नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ पहुँचा नहीं। एग्जाम्पल दिख रहा है, लेकिन मैंने 11 एसएसबी दी। मेरी जर्नी चालू हुई थी 2013 से और मैंने लास्ट एसएसबी दी थी 2017 में। तो 4 साल तक मैं ट्राई करता रहा, हर बार जाता था दूर दूर जगह। इस चक्कर में मुझे बहुत जगह घूमने को भी मिली। मैं कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, भोपाल, देहरादून, मैसूर और कहाँ था, वाराणसी। तो ये सारी जगह गया हूँ एसएसबी देने, और अकेले जाता था। और 2013 में कितने साल का मैं 17 और 18 ईयर्स का था मैं, तब से देना स्टार्ट करी। पहली बार मेरे फादर गए थे मेरे साथ बैंगलोर, उसके बाद फिर मैं हर जगह खुद ही जाने लगा था अगली बार से। तो मैं यही बता रहा था कि ये चीज़ें मेरे ऊपर भी लागू होती। मुझे लगा कि यार आर्मी मुझे पसंद है, मुझे इसमें जाना चाहिए, मेरे सही रहेगी, लेकिन वो मेरे लिए सही नहीं थी, इसलिए मैं नहीं पहुँचा वहाँ पे। तो कभी भी दिल छोटा नहीं करना कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे को मिल क्यों नहीं रहा है, क्या पता वो आपके लिए सही नहीं हो। कहते हैं ना, हरिवंश राय बच्चन जी, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे, वो कहते थे अगर मन का हो तो बहुत बढ़िया, अगर मन का नहीं हो तो और भी बढ़िया। तो ये वाली दूसरी सही है जो याद रखनी है कि अगर मन का हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो और अच्छी बात है। जहाँ पे भी हो आप जो भी कर रहे हो उसमें बेस्ट देना है हमेशा। अब वापस मैं अपनी स्टोरी पे आता हूँ। तो ये मैं एसएसबी दे रहा था, उसके साथ साथ फिर अब मैंने कहा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूँ। एनडीए हो गया, उसमें मैं फेल हो गया। अब इंजीनियरिंग दी हुई थी तो पीईटी का भी एग्जाम दिया था, तो आरजीआईटी से ले लिया। मेरे पास 2 ऑप्शन थे वहाँ पे, या तो मैं आरजीआईटी चला जाऊँ या एमआईटीएस चला जाऊँ। आरजीआईटी में मुझे मिल रही थी स्कॉलरशिप, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे, और एमआईटीएस में नहीं मिलती। तो मैंने देखा बीएसएफ का कॉलेज है, आर्म फोर्सेज में जाना, शायद कोई हेल्प होगी। उस समय इतना एक्सपोजर था नहीं कि मैं लोगों से बात करता, तो मैंने वो चूज़ कर लिया और मैकेनिकल ब्रांच से वहाँ एडमिशन ले लिया। अब पता अब रोज़ 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, 60 किलोमीटर जाता था। और वहाँ पे जाके देखा, मैंने कहा यार इनके पास तो एनसीसी भी नहीं है, आम बीएसएफ के उसका कॉलेज है, एनसीसी भी नहीं है, अब मैं कैसे जाऊँगा। और मैंने इंजीनियरिंग इसलिए करी क्योंकि मुझे पता चला कि इंजीनियर्स के पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है एसएसबी देने की। तो मैंने कहा पापा का भी काम हो जाएगा, उनका इंजीनियर बनना है, वो बन रहेंगे, उनकी एसएसबी के लिए तैयारी करता रहूँगा। तो मैं वहाँ पे इंजीनियरिंग भी करता रहा और एसएसबी भी करता रहा। फिर मैंने एनसीसी ली ओपन में एमएलबी कॉलेज से। तो वहाँ के लिए भी मेरे को अलग से जुगाड़ लगानी पड़ी, क्योंकि क्या कहते हैं मेरे कॉलेज में थी नहीं, और वहाँ पे मैं जा रहा था तो वो मेरे को देते नहीं। तो मैं एनसीसी गाइडेंस क्लासेस थी, वहाँ पे भी किसी और के थ्रू पहुँचा था जब पहली एसएसबी देने गया था। तो उनसे मैंने बात करी कि सर ऐसे ऐसे करके लेना है, तो उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे फिर आ गया क्योंकि मैं उनसे पूछा मैंने कि सर मैं करना चाहता हूँ, मेरी भी हेल्प कर सकते हो। उन्होंने कहा हाँ मैं जो होगा करके दे दूँगा। उनकी वजह से मुझे क्या हुआ, एनसीसी मिली। तो फिर से मैं उस बात पर इंफोसिस कर रहा हूँ कि आप अगर किसी से पूछोगे नहीं तो आपको हेल्प पता नहीं चलेगा कि मिलेगी कि नहीं। तो हमेशा ये ध्यान से होता क्या होगा, सामने वाला इंसान मना कर देगा, हम किसी और बंदे को ढूंढेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प भी करेंगे, बहुत सारे हैं जो नहीं भी करेंगे। जो नहीं करेंगे उनकी वजह से आप उन तक पहुँचोगे जो आपकी करेंगे। तो हमेशा किसी भी चीज़ से क्या है, पहले दिल नहीं आना है, मन छोटा नहीं करना है कि मैं ये नहीं कर पाया, इसमें नुकसान हो गया या इसमें मैं पीछे रह गया। ज़िंदगी में आप एक डिसीजन आपका एक सही पड़ेगा और पूरी ज़िंदगी 360 चेंज हो जाएगी, सीधे सीधे रातों रात आप कहीं से भी वहीं पहुँच सकते हैं। तो पहली चीज़ ये थी, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं आंकना है। दूसरा ये है कि हमेशा दूसरों से पूछना है कि क्या आपको अगर कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमेशा आप कभी भी ये मत सोचना कि किसी से हेल्प मांग रहा हूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपको अपना काम करना है, इस पर आप सही तरीके से करना चाहते हो तो आपको हमेशा हेल्प चाहिए। तो मैंने ऐसे एनसीसी ली। तो मैं क्या करता था, अपना कॉलेज भी आता था, एनसीसी भी करता था, और
कॉलेज के ग्रेड्स भी वो करने थे, मुझे बचा के रखने थे, क्योंकि एनसीसी में जाना तो छुट्टियाँ बहुत लगानी पड़ती थी, हमारे कॉलेज में तो थी नहीं, तो वो कहते थे कि छुट्टियाँ हम देंगे नहीं। तो फिर मैं ठीक, अब मेरे यहाँ पर क्या चीज़ काम आई जो मैंने अपनी कोचिंग में सीखी थी, क्या रिलेशंस बनाना। तो मैं अपने टीचरों से बात करता था, आप कैसे हो, क्या हो सर, मेरे को तो एनसीसी में जाना होता है, बहुत दिक्कत आती है, आप थोड़ा अटेंडेंस में हेल्प कर देना, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। फिर वहाँ पे जो मैं काम करता था वो मैं उनको बताता था। आपको मन में ये सोचो कि उनको बताने का मतलब क्या है, उनको ये बताता था कि सर मैं वहाँ पे कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं और आगे जा सकता हूँ। तो उनको भी ये लगा कि हाँ कुछ तो कर रहा है। अटेंडेंस मेरी उस जगह से वहाँ होती रही, मैं एनसीसी भी करता रहा, सब करता रहा। और आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, मतलब पढ़ाई करने में तो मैं नॉर्मली ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मेहनत कर लेता था मैं जैसे जैसे करके। तो मैं हेल्प बहुत लेता था, इस चक्कर में मेरे कनेक्शन बहुत बनते थे, तो कनेक्शन बनते थे इसलिए हेल्प मिल जाती थी। तो फिर मैं अपने सीनियर्स के पास पढ़ने जाने लगा। तो शुरू के 2-3 सेमेस्टर तो ऐसे ही निकले, तब तो सही लगता था पास हो जाऊँ कैसे भी करके, फेल ना हो, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए था, कागज़ का टुकड़ा तो ज़रूरी है ये। और उसके साथ साथ लर्निंग मेरी ऐसे हो रही थी, मैंने सबसे पहले सीखा कि रिलेशंस कैसे बनाने, दूसरों के साथ कैसे अच्छे से बात करनी ताकि वो आपकी हेल्प करें। ये 2 चीज़ें अगर आप सीख जाओगे तो आप बहुत सारे काम ऐसे आसानी से बनने लगेंगे। फिर मैंने सीनियर्स के पास गया, सुपर सीनियर्स के पास, उनको बोला कि सर मेरे को समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा लाओ मैं पढ़ा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है सर पढ़ा दीजिए। अब वो ये बोलते थे पढ़ाऊँगा तो पढ़ के आना पड़ेगा, घर से रिवीजन करके तो आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है करके आऊँगा। तो इस चक्कर में मेरी पढ़ाई भी चलने लगी साथ साथ। तो मैं एनसीसी में भी था, एसएसबी भी लेने आता था। अटेंडेंस के लिए टीचरों से पहली बात कर ली थी, अच्छे से बात कर करके प्यार से, सर आप बहुत अच्छे हो प्लीज़ कर देना ये करके। और चौथा मैं पढ़ाई भी करने लगा था, तो मेरे ग्रेड्स भी अच्छे होने लगे। तो मैंने 4th और शायद फिर सेमेस्टर में 8.5 मारा था मैंने अपनी डिग्री में। हमारे 8 सेमेस्टर होते हैं, कहीं कहीं पर ट्राई सेमेस्टर होता है, लेकिन इधर आरजीपी वालों में 8 सेमेस्टर होते हैं। तो 8 में से मैंने शायद 4 सेमेस्टर में तो 8 पॉइंटर के ऊपर मारा है हमेशा स्कोर। तो उसमें भी तरीका होता था कैसे क्या करना है, तो मैंने वो आर्ट सीखी, उससे कि लिखना कैसे है, डायग्राम कैसे बनाने, क्या करना है। क्यों, अल्टीमेट एम क्या था कि सीख तो रहा ही हूँ लेकिन मार्क्स भी लेके आने हैं। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक इंसान ये होता है कि मेरे को आता बहुत कुछ है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाता, वो भी थोड़ी आपके लिए डिफिकल्ट चीज़ है। इफ़ यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू समवन एल्स देन इट इज़ ऑफ नो यूज। क्योंकि आप जरूरी थोड़ी है हर कोई आपके लेवल को ही मिले, हर किसी की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। किसी को 2 बार में समझ में आती है, किसी को 3 बार में समझ में आती है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मैं सबसे अच्छा उसको मानता हूँ जो किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को किसी भी एक 6 साल के बच्चे को भी समझा पाए, वो सबसे अच्छा इंसान या सबसे अच्छा इंजीनियर है। क्या है मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कहते सबसे बढ़िया समझाने वाला इंसान वही है। क्या आप अगर न्यूक्लियर फिजिक्स में किसी 6 साल के बच्चे को समझा पाओ, तो वही मेरी फिलोसॉफी थी। आपको आता बहुत कुछ है, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे, तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो वो भी मुझे पता चल गया था, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट मच गुड इन कम्युनिकेशन। आई यूज्ड टू स्पीक अ लॉट बट आई एम नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। तो देखिए सर डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज 2 थिंग्स, मतलब मैं बोलता बहुत था लेकिन मैं अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। बहुत सारे लोग होंगे जो बोलते बहुत अच्छा होंगे, दोस्तों के साथ अच्छा बोलते होंगे, लेकिन जब कभी प्लेटफॉर्म पे आगे बोलने की ज़रूरत पड़े तो थोड़ी घबराहट होती है, दिक्कत होती है। तो ये चीज़ मुझे भी थी, लेकिन ये मैं स्कूल से थोड़ा अपने ऊपर काम करता चला आया था। एक चीज़ मेरे दिमाग में ये थी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ और हर चीज़ में चैलेंज की तरह लेता था। भले आज जैसे पहली बार बोलने आया हूँ, आज तक ही बोलने आया हूँ, अब दिमाग में चल रहा था क्या होगा, कैसे बोलूँगा। मैंने कहा जो होगा अब जाके देखूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है ठीक ठाक ही बोल रहा हूँ, तुम लोग इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो रहे, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, मतलब कुछ तो सही बोल रहा। तो ये वाली चीज़ें सारे एग्जाम्पल्स मैंने अपने ऊपर लागू करके देखे। फिर ये वाली चीज़ यहाँ पे भी काम आई। मेरी ग्रेजुएशन भी हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया। उसके बाद मेरे साथ उस समय हो गई ट्रेजिडी। माई फादर ही वॉज डायग्नोज विद लास्ट स्टेज लंग कैंसर। तो हमें पता चला कि उनको लंग कैंसर और मेरा लास्ट सेमेस्टर बचा था, 2017 की बात है। और उसी समय मैंने इसके साथ साथ एक और चीज़ थी, हाँ, तो मैं जानता था कि मैं इतना अच्छा हूँ नहीं। तो मुझे पहले से अपनी असलियत पता थी कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैं अच्छा कैसे हो सकता हूँ। तो मैं MBA, मेरे उसमें फिर 2 एम थे, क्योंकि ग्रेजुएशन कर ही रहा था। मैं सोचा या तो आर्मी में जाऊँगा या फिर MBA करूँगा। क्यों MBA क्यों करूँगा, क्योंकि मैं 1 ईयर फैमिली से हूँ, हमारे अंदर जो बिजनेस है MBA करने से तो मुझे मदद मिलेगी। उस समय भी बस यही चल रहा था, ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं थी। मैंने टाइम कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी थी, वहाँ पर भी आता था मैं। तो ये सारी चीज़ें सब पैरेलल में चल रही थी और सारी चीज़ें मैनेज भी हो रही थी, तो वहाँ पर भी करी। फिर उसके बाद मेरे फादर का जब मुझे पता चला तो मेरे को कॉलेज से इतना सपोर्ट मिला कि मैं उनके साथ 1 महीने रह पाया उनके इलाज के लिए, जबकि अटेंडेंस का दिक्कत होती, लेकिन दे सपोर्टिंग वो चीज़ हुई। माई फादर ही गॉट एक्सपायर्ड, लेकिन मेरे को हेल्प मिली मेरे सीनियर से, क्योंकि मेरा एक MBA का कॉलेज बहुत सारे कन्वर्ट हुए थे, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी थी नहीं कि मैं किसी प्राइवेट में पढ़ पाऊँ। तो फिर मैं गवर्नमेंट में गया। तो जो इन्होंने बताया वो कॉलेज इतना नोन नहीं है, उसका नाम है यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम सुना है किसी ने? शेरशाह किसने देखी है? सबने देखी है। शेरशाह पे जो हमारे
शहीद हुआ है ना मेजर विक्रम बत्रा, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं। जैसे हमारी जीवाजी यूनिवर्सिटी है, वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, तो उसका एक बिजनेस स्कूल है, UBS नाम है उसका। तो वहाँ पे गया था मैं, अब मेरा वहाँ पे भी इंटरव्यू देने गया, हो गया। बाकी कॉलेजेस भी हुए थे, लेकिन सरकारी यही हुआ था, इसमें फीस कम थी। अब वहाँ पे मुझे मिल रहा था HR, ह्यूमन रिसोर्स। इसके बारे में भी मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। जब मैं अपनी MBA की प्रिपरेशन कर रहा था टाइम से, तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि मैं लोगों का मजाक बहुत उड़ाता था, बड़े वैसे तरीके से बात करता था। तो मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मेरे सर बोलते थे HR मत लेना, ह्यूमन रिसोर्स होता है HR का फुल फॉर्म, उसमें HR वालों का काम यही है, जैसे आप बैठे हो, कल को यहाँ पे मेरे एम्प्लॉयज़ बैठे होंगे, सो आई हैव टू कम्युनिकेट विद देम, उनकी जो दिक्कतें हैं उसको समझना पड़ेगा। और ह्यूमन रिसोर्स का जैसे भी मतलब उनको ह्यूमन रिसोर्स को इंगेज करके रखना है, उनको मोटिवेट करना है और ये मेक श्योर करना है कि वो अच्छे से काम करें, उन्हें कोई दिक्कत ना है। तो वो कहते थे HR मत लेना, क्यों? क्योंकि मैं दूसरों का मजाक उड़ाता हूँ, मेरे पास आएगा, पता चला मैं मजाक उड़ा दूँ उसका, कुछ ऐसा बोल दूँ जिससे वो बुरा मान जाए, नौकरी छोड़ दे, कंपनी छोड़ दे, तो पता चला कंपनी मुझे भी निकाल देगी, तुम तो नुकसान कर रहे हो। तो इसलिए मेरे सर बोलते थे कभी HR मत लेना। लेकिन किस्मत मुझे यहाँ लेके आई कि मुझे HR ही मिल रही थी वहाँ पे। अब मेरे सामने 2 चॉइस थी, या तो मैं उसको छोड़ दूँ, ये सोच के कि उन्होंने कहा था HR मत लेना, या दूसरी ये थी कि उसको ज्वाइन करूँ, जाके देखूँगा क्या है, क्या पता अंदर मूवमेंट हो, आगे वाले लोग छोड़ दे तो मेरी ब्रांच चेंज हो जाए। तो ये सोच के मैंने एडमिशन ले लिया वहाँ पे और मैं चला गया। अब एडमिशन भी लेने गया तो तब तक मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। आप लोगों को शायद पता नहीं पता हो, तो ऐसा रहता है कि अगर घर में कोई एक्सपायर हो गया तो जो क्लोज पर्सन है, जो उनको अग्नि वगैरह देते हैं, वो 13 दिन तक बाहर नहीं जा सकते। अब उसी बीच में मेरे एडमिशन के लिए मेरे को जाना था, मैं जा नहीं सकता था। अब यहाँ पे मेरे क्या रिलेशंस काम आए, कैसे काम आए मैं बताता हूँ आपको। जो मैंने टाइम पे कोचिंग करी, वहाँ पे मेरे दोस्त बने, वो दोस्त मेरे साथ आए। उन्होंने जैसे एक प्रोसेस होती है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट भेजना, हर कॉलेज के अलग अलग प्रोसेस होते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट था, तो यहाँ पे इनको ये सब था कि पहले से इन्फॉर्मेशन दे के रखो, अदरवाइज आप किसी और को दे देंगे। अब जब ये हुआ तो मेरे पिताजी का देहांत हो रखा, मैं अगले उनके बेड के बगल में बैठ के एप्लीकेशन लिख रहा हूँ कि मेरा काउंसलिंग में मेरी जगह किसी और को भेजा जाए। और वहाँ पे मेरी केवल एक सीनियर थी जो ग्वालियर से थी, जिसने मेरी हेल्प करी, और उनसे मैं कहाँ मिला था, जो मेरी NCC की गाइडेंस क्लासेस थी, तो मैं उनसे वहाँ मिला था। वहाँ पे मैंने उनसे अच्छे से बात कर रखी थी, इसकी वजह से उन्होंने मेरी मदद बाद में जाके करी। तो मेरा वो एप्लीकेशन चेयरपर्सन के पास लेके गई कि सर ऐसे करके इसकी ट्रेजेडी हो गई है, तो इसके ब्याह पे किसी और को काउंसलिंग में आने दिया जाए। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल ये था, काउंसलिंग में जाने के लिए आपका DD और सारे डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए। अब उसके लिए मैं क्या एक और आपको बताता हूँ कि कैसे उसमें मेरे को मदद मिली। जब मैं अपना ये वाले कॉलेज का इंटरव्यू दे के आ रहा था, तो मेरे ही कॉलेज से एक और बच्चा था, वो भी इंटरव्यू दे के आ रहा था, लेकिन हमने आज तक बात नहीं करी। 4 साल हम सेम कॉलेज में पढ़े, मेरी मैकेनिकल ब्रांच थी, उसकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच थी, हमने आज तक बात नहीं करी। पहली बार हमारी बात उसी रेलवे स्टेशन पे हुई चंडीगढ़ की। तो बोलता तू भी देने आया था इंटरव्यू? मैंने कहा हाँ। बोले तू भी देने आया था? हाँ। फिर ऐसे करके मैंने उसे अपनी सिचुएशन बताई, तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन जब मेरा एडमिशन होना था तब उसको भी जाना था, और वो था डिफेंस कोटे से, तो उसकी काउंसलिंग अगले दिन होगी थी। तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा ऐसी सिचुएशन है, मेरी हेल्प कर दो, अगर आप एक दिन पहले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि उस समय मैंने उससे बात करी थी, अच्छे से बात की थी, वो टाइम पे भी आता था, टाइम कोचिंग पे, तब भी हमने बात नहीं की थी, और उसी दिन बात हुई। तो उस दिन उससे अच्छे से बात करी थी, इस चक्कर में उसने मेरी काउंसलिंग के समय मदद करी। अब आप खुद सोचो कि आपके अगले दिन जाना है कहीं पे, और मैं कोई आपको फ़ोन करके बोले यार एक दिन पहले चले जाओ मेरी काउंसलिंग के लिए, तो आप एक बार को सोचोगे ना कि वो इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए क्योंकि मैंने उस दिन उससे अच्छे से बात करी, खुश होकर बात करी, कुछ ऐसा नहीं दिखाया, उसने मेरी बाद में जाके मदद करी। तो मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि कैसे अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और कम्युनिकेशन की क्या और रिलेशन बनाने की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले उन मैम ने मेरी मदद करी, दूसरे मेरे दोस्त ने मदद करी, तीसरा मैंने टाइम कोचिंग को पढ़ता था, तो वो सारे मेरे इधर आए जब तक में ये हुआ। उन दोनों ने, मेरे 2 दोस्त थे, उन्होंने मिलकर मेरी मदद करी, इसलिए DD बनवाने में, डिमांड ड्राफ्ट। तो ऐसे करके मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी DD और मेरा काउंसलिंग का लेटर लेके मेरे दोस्त पहुंचा वहाँ पे, वो सब चीज़ें हुई, और फिर बाद में जाके मैंने फिर कॉलेज ज्वाइन किया। तो ये जर्नी है मेरी। अब आप देखो मैं कहाँ था, मैं जाना चाहता था आर्मी में, मैंने इंजीनियरिंग करी जो मैं नहीं करना चाहता था। उसके बाद मैंने ट्राई करता रहा मैं उसके साथ साथ, उसके बाद मैं MBA करने पहुंचा, MBA भी HR में, जिसमें मेरे को करने के लिए मना किया गया था। तो मैं सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा था कि मैं कुछ तो कर लूँगा, ये नहीं करूँगा तो। और मैं जब तक जाऊँगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? कोई लिख के थोड़ी नहीं दे रहा है यहाँ पे कि तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम्हारा हो सकता है। ये तो अपनी मेहनत के ऊपर है, और अपने ऊपर किसको कितना बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। हमेशा ये होगा कि क्या कहते हैं, आप भली उसमें सक्सेस मिले आपको नहीं मिले, तो वो वाली बात है। अगर आपको नहीं मिली, अगर मुझे
मैं पहले ही आर्मी में सिलेक्ट हो गया होता तो मैं 2012-13 में ही लग गया होता एनडीए में। तो जब मेरे फादर एक्सपायर हुए, क्या पता मैं आ भी नहीं पाता उस समय। क्यों? क्योंकि मैं तो क्या पता बॉर्डर पे होता, छुट्टी मिलती नहीं मिलती। और उस समय मैं उनके साथ था, तो मैं उनके साथ रह पाया, वो मुझे देख पाए, आखिरी में बात कर पाए। तो मेरे को ये चीज़ लगती है कि आप जो चाहते हो ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए अच्छा हो। तो वही है, मेरे लिए क्या सही है आपको नहीं पता चलेगा जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे। तो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। आर्मी में जाने के लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो मैंने नहीं की हो। मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने एनसीसी की, मैंने और उसके बाद मैंने और भी चीज़ें करी ताकि मैं उससे पहुँच पाऊँ वहाँ तक, लेकिन मैं नहीं पहुँच पाया। लेकिन मैंने कोशिश ज़रूर करी। तो इसलिए मुझे कभी मलाल नहीं है अपने उसमें कि मैं चाहता तो वो कर सकता था। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया, लेकिन उसकी वजह से बहुत अच्छी जगह पहुँचा, बहुत अच्छे लोगों से मिला। तो हमेशा आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसमें अपनी ये चीज़ देखना कि आपका इसमें भला क्या हो रहा है। खराब बहुत होगा। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उस समय मेरे पास नौकरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे। अब चाहता तो मैं भी वहाँ पे हाथ में हाथ रख के बैठता कि यार कुछ भी नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, कैसे होगा। पहुँचा तो मेरी लोगों ने मदद करी। अब इसके आगे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे पास हॉस्टल भी नहीं था। तो वही सीनियर जिन्होंने शुरू में मदद की थी उनसे मैंने बोला कि कुछ करवाइए। उन्होंने अपने दोस्त से बात करी, तो मैं जाते ही सीनियर्स के साथ उनके रूम में रहा हॉस्टल में कुछ समय के लिए। और सोच रहे हो सीनियर्स वो भी एमबीए वाले, मतलब वो सब कितने 20, 22, 25 साल की उम्र के लोग हैं, उनके साथ जाते ही रहना तो कितना ऑकवर्ड सा लगेगा शुरू में। आप लोग भी किसी अपने बड़े भैया के पास जाते हो दूर तो बड़ा अजीब सा लगता होगा पहली बार अगर मिलने जाओ, और उनके साथ रहना है, वो भी सीनियर है, ज़्यादा मस्ती भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं रहा उनके बीच में, उन्होंने भी मेरे को अच्छे से वेलकम किया, उनके साथ चीज़ें सीखी। तो फिर ऐसा हो गया मेरे साथ कि मैं अपने क्लासमेट्स से ज़्यादा अपने सीनियर्स के साथ घूमने फिरने लगा। क्यों? क्योंकि उनके साथ ही रहता था मैं 24 घंटे। कॉलेज में बस अपने क्लासमेट्स के साथ रहता था, बाकी पूरे टाइम सीनियर्स के साथ। तो उन सीनियर्स ने भी मेरी बहुत मदद करी। एक सीनियर ने अपने नाम पे हॉस्टल में रूम दिलवाया, तो मैं वो नहीं रहते थे, उनकी जगह मैं रहता था हॉस्टल में। तो ऐसे भी बदल मिली है। चंडीगढ़ में अगर आप मुझे कोई गया हो नहीं गया हो तो चंडीगढ़ इज़ वाइट प्रीमियम सिटी है, अच्छा खासा है रहने का खर्चा, लेकिन वहाँ हॉस्टल में रहना आसान है। तो ऐसे करके मैं 1 साल हॉस्टल में रहा। तो बाकी जो दूसरे लोग थे जिनको हॉस्टल नहीं मिला था वो सब बाहर रहते थे पीजी में या फ्लैट लेके, मैं अंदर रहा। फिर सेकेंड ईयर में मुझे खुद मिला हॉस्टल, तब मैं रहा। उसके लिए भी फिर वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को पता चला कि अच्छा मैं ऐसे ऐसे करके बैकग्राउंड से हूँ, ये है वो है। तो हर कोई मेरी मदद करता था तो ये भी नहीं होता था कि मैं बेचारा बनूँ या वो बनूँ। मैं उनकी मदद कितनी कर सकूँ मैं ये देखता था कि किस तरीके से कर सकूँ। तो उसकी वजह से अपॉर्चुनिटी भी मिली, वहाँ पे जाके मैं डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव बना, अपने डिपार्टमेंट की बातें आगे रखने के लिए, ये सब चीज़ें कैसे करना है। इसकी वजह से मेरा जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव टीम थी उनके साथ अच्छे रिलेशन बने। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते थे, उन्हें पता था कि मैं गाता अच्छा हूँ, तो कुछ भी होता था बोलते थे हिमांशु यार एक गाना सुनाते। तो कहता था कि अच्छा सर, फिर मैं सुना देता था उनको, तो बोलते थे अच्छा बताओ क्या काम है। ऐसे करके मेरा काम हो जाता था। उनको गाना सुनना होता था, गाना सुन लेते थे। तो ऐसे करके मेरा कम्युनिकेशन अच्छा रहा, रैपो अच्छा रहा, रिलेशन अच्छे बनते गए। अब उसकी वजह से ये हुआ कि बाकी सब जब हमारे सब पास आउट हो गए, किसी को नहीं पता था। अब यहाँ पे जब मेरी जॉब लगी, अब जॉब की भी कहानी सुन लो कितनी इंटरेस्टिंग है वो भी। तो शुरू में जब मैं एचआर में था तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली मेरे को पता था मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, और एचआर जितने भी होते हैं वो सारे दे ऑल आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही आराम से प्यार से बात करेंगे। आपको लगेगा कि एचआर है, ये कंपनी की तरफ से आपको लगेगा कि आप पे कोई सगा है, ऐसा बंदा होता है एचआर। टिपिकल एचआर होते हैं, दे प्रेफर मेनली फीमेल्स। बस फीमेल्स के प्रति हर किसी का थोड़ा ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि क्या कहते हैं इनसे थोड़ा आराम से बात करेंगे, और उनकी बात सुनते भी, इसलिए हर किसी को एचआर में लड़कियाँ पसंद होती है। अब मैं पहुंचा वो भी यहाँ पे मुरैना का, तो जब भी मैं वहाँ पे बोलता था तो वहाँ की टीचर बोलती थी हिमांशु आराम से बात करो। मैं आराम से ही बात कर रहा हूँ, हमारे इधर ऐसे ही बोलते हैं। बोलती नहीं, यू हैव टू बिकम अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, यू हैव टू बी वेरी डेलिकेट, यू हैव टू वेरी गुड कम्युनिकेशन, गुड आई कॉन्टैक्ट, ऐसे करना ही करना। गुस्सा तो बहुत आती थी, हाँ पता है मुझे भी करना है, कैसे करूँ। तो प्रैक्टिस करा, थोड़ा अपने पर कंट्रोल किया, और भी चीज़ें थी। अगर मैं उस समय ये बोल देता नहीं यार ये तो नहीं होगा, क्या बात कर रही है ये, ऐसे थोड़ी नहीं होता है, मैं ऐसे करके दिखाऊंगा। तो ये नहीं, अगर आपके अंदर कमियाँ हैं आपको पता होनी चाहिए और आप उस पर काम करो तो आपको उसके रिजल्ट दिखेंगे। तो ऐसा तभी मैं कह रहा हूँ, हर कोई बराबर नहीं होता है, किसी चीज़ में कोई अच्छा होगा कोई दूसरी चीज़ में अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है और क्या कहते हैं मेरे अंदर कमियाँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ। तब आपको ये पता लग जाएगा कि आपके लिए क्या सही है और आपको क्या नहीं करना है। तब यहाँ पहुँचा तो धीरे धीरे करके काम करना स्टार्ट किया, लेकिन जब कंपनीज आना स्टार्ट हुई तो उसमें अलग अलग राउंड होते हैं। आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे आप किसी भी कोई असेसमेंट प्रोसेस में तो जनरली क्या होता है, पहले कोई रिटर्न एग्जाम्स करवाते हैं, उसके बाद वो ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। अगर सब कुछ हो गया तो आपको फाइनली सेलेक्ट कर देते हैं। जब मेरे साथ भी हो रहा था तो ऐसा होता था कि मैं रिटर्न तो निकाल देता था, क्योंकि मैं
एप्टीट्यूड और इन सब में थोड़ा बहुत सही था। लेकिन जब बात आती थी ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यू, सब की कम्युनिकेशन की जहाँ बात आती थी वहाँ फेल करते थे, सिलेक्ट नहीं करते थे, बड़ा दिक्कत होने लगी। तो फिर मैंने वहाँ पे भी हेल्प ली। तो एक वहाँ पे सर थे, वो ऐसी गाइडेंस क्लासेस देते थे फॉर इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन और फॉर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर ऑल दिस प्लेसमेंट ड्राइव्स एंड ऑल। बेसिकली उन्होंने बताना चालू किया, तो उनकी चीज़ों को फॉलो करना चालू किया। उनको भी मैंने बताया कि सर मेरी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आई विल नॉट बी एबल टू गिव फुल फीस, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही सोर्स ऑफ इनकम। तो वो भी अच्छे निकले। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आई विल लिव ऑफ योर फीस बट डू नॉट टेल इट टू एनीवन एल्स। तो मेरे साथ और भी लोग जाते थे। तो ऐसे करके मैंने उनसे पूछा, इसलिए उन्होंने ये बोला अगर मैं पहले से ही बोलता यार पता नहीं क्या बोलेंगे सर, कैसे हैं, फिर क्यों आ गए अगर पैसे नहीं है। क्योंकि हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें होती है कि सामने वाले ही बोलेगा कि जब पैसे नहीं तो क्यों आ रहे हैं मेरे पास। लेकिन मैंने पूछा, उन्होंने अच्छे से रेसिप्रोकेट किया, बात बन गई। नहीं होती तो फिर मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके कुछ तो करते, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था वो चीज़। तो यही हमेशा आपके पास ऑप्शंस रहेंगे आसपास। कभी भी दुखी नहीं होना है, ये नहीं होना है कि क्या कहते हैं बात नहीं बन रही है, सोचना कि अब और क्या कर सकते हैं, अगर अब और क्या दिमाग लगाएं कि ये चीज़ हो जाए। तो वहाँ से जब कोचिंग करी ये सब किया तो थिंग्स स्टार्ट्स इम्प्रूविंग एंड स्टार्टिंग गेटिंग रिजल्ट्स। तो मेरे को कहीं कहीं पे होता था कि चलो एक राउंड तो निकला, 2 तो निकले। फिर जिस कंपनी जो थी वो कंपनी, जिस कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ उसने हाईएस्ट पैकेज दिया हमारे कॉलेज में, कॉमर्स स्ट्रीम में। और उसका ये था कि वो कंपनी उस साल आनी नहीं थी, क्योंकि पिछले साल वो आ गई थी, सीनियर्स को लेके गई थी। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, मेरेकल तो हुआ क्या हुआ, उस साल उस कंपनी आई और जो पिछले साल पैकेज दिया था उससे ज़्यादा पैकेज दिया। तो हम जब ज्वाइन होके गए तो हम अपने सीनियर के सीनियर हो गए, अगर देखा जाए कंपनी वाइज, क्योंकि उन्होंने एक लेवल ऊपर बढ़ा के दिया। तो किसी को भी उसमें उम्मीद नहीं थी कि इस कंपनी में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरे को भी इतना नहीं था, लेकिन मेरा ये था कि मेरे को ट्राई तो करूँ, मैं एटलीस्ट देखूँ तो कि कैसे होता है, क्या होता है प्रोसेस, क्या पता इधर बात बन जाए। और वहाँ बात बन गई। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एट दैट डे। उन्होंने जो जो क्वेश्चन पूछे वहाँ पे मैंने अपने एग्जाम्पल दिए, वो सब रियल लाइफ में जैसे आज आपको दे रहा हूँ ना, वैसे एग्जाम्पल दिए। उनको बातें अच्छी लगी, उन्होंने मुझे ले लिया। तो ऐसे करके मेरा सिलेक्शन हुआ। और फिर सिलेक्शन हुआ तो मेरा हाईएस्ट पैकेज लगा। तो किसी को विश्वास ही नहीं था, मुझे खुद नहीं था कि कैसे होगा। लेकिन मेरे सीनियर सारे खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी क्या अभी सिचुएशन है और मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। तो यही हुआ, आप अगर दूसरों के साथ अच्छा करोगे, इफ यू ट्राई टू डू गुड थिंग फॉर अदर्स, तो वो घूम फिर के आपके पास आएंगे और ज़्यादा मैग्नीट्यूड में आएंगे। अगर आप किसी के लिए एक चीज़ अच्छी करोगे तो आपके पास 10 आएंगी घूम फिर के, और वो आपको पता नहीं चलेगा कैसी आ रही, लेकिन आती है। मैंने ये रियलाइजेशन तब जाके करी जब मेरा सिलेक्शन हुआ, कि मैंने इतनी मेहनत करी, ये सब चीज़ की, और मैं आर्मी में जाना चाहता था। तो मैंने अपना माइंडसेट वैसे ही बना लिया था कि किसी भी सिचुएशन से हारना नहीं है, कुछ नहीं करना। तो मैं इतना बड़ा अपना पर्सनल लॉस झेल के MBA पहुँच के करने पहुँचा, और फिर जाके दिखा, तब जाके थोड़ा समझ में आई, थोड़ी पिक्चर में क्लैरिटी मिली जब मैं यहाँ जाके पहुँचा। सोच रहे हो, यहाँ से मैं भी ऐसे ऐसे चलता जा रहा था, ऐसे ऐसे करके यहाँ जाके थोड़ी क्लैरिटी मिली कि क्या था। और वो HR में ही लगी मेरी जॉब। वो प्लांट HR था। 2 तरीके के HR होते हैं, कॉर्पोरेट HR, एक होता है प्लांट HR। प्लांट HR में ये होता है वर्कर्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं, आपको उनके साथ डील करना होता है। तो मेरा जो थोड़ा ऐसा कम्युनिकेशन था वो वहाँ काम आ गया, क्योंकि जब आप वर्कर्स से बात करते हो तो उनसे हिंदी में बात करनी है, उनके लेवल में, उनके उस पर जाके बात करनी पड़ती है, ताकि उन्हें चीज़ें समझ में आए। आप जो करना चाहते हो उनको आप कनेक्ट कर पाओ, उनको बता पाओ कि कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो वो मेरा एक्सपीरियंस वहाँ काम आया। और फिर वहाँ से भी मेरे को, लेकिन मेरे अंदर एक असर थी कि आई वांटेड टू बी गुड इन कम्युनिकेशन, आई वांटेड टू वर्क एज अ कॉर्पोरेट HR। तो जो मैं शुरू में बताता था ना, HR मुझे आते हैं, बड़े अच्छे से बात करते हो, कॉर्पोरेट वाले उसमें ये जाते हैं दिक्कत। और फिर मेरे अंदर ये था, तब जाके मैंने फिर स्विच किया इन्फोसिस में। तो नाउ आई हैव बिकम अ कॉर्पोरेट HR, आई एम वर्किंग इन IT इंडस्ट्री। इन्फोसिस इज एन IT ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वहाँ जाके पहुँचा। तो ये मेरी जर्नी है, मैं कहाँ से कहाँ क्या करने निकला था, कहाँ पहुँचा, मुझे क्या क्या चीज़ें मना करी गई थी कि तुम ये मत करना। लेकिन मेरे अपने पर भरोसा था, ऊपर वाले के ऊपर भी भरोसा था कि क्या कहते हैं, अगर मैं मेहनत करूँगा। एक और सेइंग है जो इंग्लिश में ये इसको बोलते हैं कि यूनिवर्स ऑलवेज फेल इन लव विद अ स्टबर्न हार्ट। मतलब जो पूरा ब्रह्मांड है वो उसके साथ क्या कहते हैं उसका फेवर करता है जो हमेशा जिद्दी रहता है, लगा रहता है। तो ये है कि मैं अभी में नहीं जा पाया, लेकिन उस माइंडसेट की वजह से मैंने इतनी सारी जो अपने जीवन में दिक्कतें आई उनको कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब मुझे लगता है अगर मैंने उसको एम नहीं बनाया होता, उस तरीके की तैयारी नहीं करी होती, शायद कहीं ना कहीं बीच में टूट जाता, बिखर जाता, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आएंगी, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ आपको कैसे क्या हिट कर जाए। तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो वो इसी वजह से पहुँचा था बिकॉज आई वांटेड टू बी इन आर्म फोर्सेस। तो ये अगर आपका कोई लक्ष्य है और आप उसको पूरा करना चाहते हो, लगे रहो, मुझे क्या पसंद है करो उसे। नहीं मिलता है तो आपको पता लग जाएगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन आपको उस
हमेशा रिजल्ट जो है ना, एंड रिजल्ट वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, हमेशा इम्पोर्टेंट होती है प्रोसेस। अब इसका एग्जांपल देता हूँ एक साइंस से रिलेटेड। अभी आप सब 9th-10th में हो, जो 10th में है वो पढ़ेंगे अभी कार्बन के बारे में, ठीक है। कार्बन जिसकी वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन से ही क्या होता है अपना अलग अलग चीज़ें बनती है। कार्बन से कार्बन का ही मेन वो होता है, चारकोल होता है, कार्बन से ही बनता है अपना कोल, कार्बन से ही बनता है अपना डायमंड। सबके अंदर होती है, बस उन सबका क्या कहते हैं वो चेंज रहती है शायद, ज़्यादा क्रिस्टलाइजेशन जो रहता है। और वही है कोल जो है, कोल भी कार्बन से ही बनता है, लेकिन उसको जब प्रेशर किया जाता है, उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि वो बदल के कन्वर्ट हो जाता है डायमंड में। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस होती है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, वो इतनी कम हो जाती है कि वो इतना सख्त हो जाता है, वो बन जाता है डायमंड में। तो ये वाली चीज़ है, प्रोसेस अलग अलग है दोनों की, कोल बनाने की प्रोसेस अलग है, कोल से डायमंड बनने की प्रोसेस अलग है, लेकिन है तो दोनों सेम ही चीज़ ना। तो एंड रिजल्ट मैटर नहीं करता, प्रोसेस मैटर करती है। अगर आप प्रोसेस अपनी सही रखोगे, भले आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ नहीं पहुँचोगे, लेकिन आप क्या पता उससे अच्छी जगह पहुँच जाओ। क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्रोसेस सही रखी है, आपको पता मुझे ये चीज़ आती है। टेबल जिसको आती है तो वो टेबल का जल्दी से यूज़ करके आंसर निकाल सकता है, जिसको नहीं आती है तो वो क्या करेगा। अल्टीमेटली हम सब ने गिनती कैसे सीखी थी, एबेकस में ऐसी तो सीखी थी, बीट्स रहती थी 1 2 3 4। मल्टीप्लिकेशन एडिशन इसी का तो क्या कहते हैं फास्टेस्ट फॉर्म है कि आप नहीं, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करना आता है तो आप क्या करोगे, बीट्स ही बनाओगे, फिर उनको गिनोगे। अच्छा 4 ये 8 हो गए, अच्छा हाँ आंसर 8 है, जिसको पता होगा वो 4 8 है, या 2 टाइम्स ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा, तो वो आलकियन कर लेगा। तो क्या है, प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस है। एंड रिजल्ट दोनों से 8 आया, एक से जल्दी आया, एक से धीरे आया, वही वाली चीज़ है। जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचोगे, ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं आप इधर उधर से होके पहुँचो या सीधे पहुँचो। तभी मैं कह रहा था वो लोग बहुत लकी होते हैं जिन्हें पता लग जाता है कि वो क्या करना चाहते हैं और उनके लिए अच्छा भी है। जो नहीं पहुँच पाते वहाँ तक मैं सोचता हूँ कि उनकी प्रोसेस और ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को और देखने को मिलती है। और इनमें आगे आज की क्या क्या लर्निंग रही है, कोई बताना चाहेगा, या एक एक करके कोई बताना चाहे आप लोगों को क्या क्या समझ में आया आज? कम्युनिकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अनलेस अंटिल यू आर नॉट गोइंग टू कम्युनिकेट, आपको सामने वाले का पता नहीं चले। कम्युनिकेशन की भी सिंपल डेफिनेशन क्या थी? कम्युनिकेशन की सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि आप जो भी कुछ आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंचा पाओ, बस यही है। अब इसका माध्यम कुछ भी हो सकता है। हम सबको हिंदी आती है, हिंदी है, अब हम किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे उनके लिए वो लैंग्वेज क्या कहते हैं ईजी रहेगी फॉर कम्युनिकेटिंग, क्योंकि वो उसी को सुनते सुनते बड़े हुए हैं। जो बचपन से इंग्लिश बोलता रहा है वो इंग्लिश में बोलेगा। तो ये सब जस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, सो दैट वॉट एवर आई एम फीलिंग, वॉट एवर आई एम थॉट्स, वो आपके पास पहुंच जाए। अब वो मैं लिख के भी बता रहा हूँ आपको, बोल भी रहा हूँ, विजुअलाइजेशन भी करवा रहा हूँ। आप लोग बहुत सारे लोग सोच भी रहे हो कि अच्छा ऐसा रहा होगा, ये सर ऐसे करते होंगे वैसे करते होंगे, तो आपके दिमाग में अलग चित्र चल रहे होंगे, जो मैंने देखे वो अलग होंगे। तो मैंने सारे मोड यूज़ कर लिए, वर्बल, विजुअलाइजेशन, ऑडियो विजुअल बोलते हैं इसे। ऑडियो मतलब बोलना और वीडियो मतलब दिखाना, तो सारी चीज़ें करवा ली आपको। इमेजिनेशन भी यूज़ करवा दी मैंने, और क्या कहते हैं जो लैंग्वेज है वो भी यूज़ कर लिया। तो जितने भी मेरे को जो भी चीज़ें आती थी मैंने सारी बता दी, और एग्जाम्पल्स भी इसलिए दे दिए मेरी लाइफ के, ताकि आपको ये ना लगे कि क्या कहते हैं ये चीज़ झूठ है या वो है। अगर एक के लिए हो सकता है तो आगे दूसरों के लिए भी हो ही सकता है। एक एग्जाम्पल तो रहता है तुम्हारे सामने, बस मुझे लगता है एक के लिए हो सकता है तो किसी के लिए भी हो सकता है। तो हमेशा यही है, सबसे पहली चीज़ अपने आप को कभी कम नहीं आंकना। दूसरा ये आपको अपने बारे में सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें बढ़िया हैं, पढ़ो लिखो ये, लेकिन मैं ये कहूँगा आधे घंटे अपने साथ भी समय निकालो, रोज बैठ के सोचो। कुछ भी दिमाग में आ रहा है उसको देखो कि क्या आ रहा है मेरे दिमाग में, ये मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, या इसमें मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को और कंस्ट्रक्टिव बना सकता हूँ। हमेशा आधा 1 घंटा अपने लिए रोज़ निकालो, अपने लिए, केवल अपने लिए। कुछ नहीं करना, तो फ़ोन अलग, मम्मी पापा से बोल दो, दोस्त से बोल दो कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। 1 घंटे में खाली बैठ के सोचो। जो ये अपने आप को समय देने लगोगे ना, तो आपके लिए फिर आदत बन जाएगी। आदत बनाना हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। जो मैं कह रहा था ना, कंसिस्टेंसी हो गया, वो बहुत रखना ज़रूरी है, और परसिस्टेंस रोज़ करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, जैसे किसी से आपने पूछा वो जिम जाता है, वो रोज़ जिम जाएगा, चाहे कुछ भी है रोज़ से, और रोज़ करेगा वही चीज़, तो धीरे धीरे करके रिजल्ट दिखने लगते हैं। जो हम यूट्यूब पे तो बड़ा अच्छा लगता है 1 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन देखना, उसमें वो लोग भी इतना नहीं दिखाते क्या है, लेकिन वो जाके रोज़ वही चीज़ करता होगा, रोज़ वही चीज़ खाता होगा और रोज़ करता है। तो ये चीज़ है, हर चीज़ की आदत बनाने के लिए आपको परसिस्टेंस रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा। आपका हमेशा ऐसा नहीं होगा आज आप मोटिवेटेड होगे कल नहीं होगे, लेकिन कल भी करना है वो चीज़।
तभी उस चीज़ की आदत बनेगी, और जैसी वो आदत बन जाएगी, अब रोज ब्रश तो करते ही है ना, कभी कभी क्या कहते हैं नहीं होता, हाथ टूटा हुआ है या लगी हुई है आंखों तो इस वाले हाथ से करते हैं, कुछ नहीं होता तो खुला करते हैं, कुछ नहीं होता तो कोई लिस्ट्रीन लेके करता है, जिसको करना वो करता है, तो कभी उसकी आदत बन गई है वो उसको तोड़ना नहीं चाहता। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक हैबिट्स, गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स आर गोइंग टू टेक यू एट वेरी हायर प्लेसेस जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। सबसे पहला एग्जांपल जैसे मैंने बताया गुड हैबिट्स का, वो यही है कि अपने आप को कभी आंकना नहीं है किसी से भी कम, अपने आप को जानना है, अपने आप को समय देना है। कम्युनिकेशन, हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन विद अदर्स, हैविंग गुड रिलेशंस विद अदर्स इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। वो भी एक अच्छी हैबिट है। हर किसी से आराम से बात करना। आपने देखा होगा कुछ लोग आप उनके पास जाओगे झुल्ला के बात करते हैं तो आपको लगता है क्या बेकार आदमी है, क्यों इसके पास आया है, तो क्योंकि उसने वो ऐसी आदत बना ली है। कुछ होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, भले वो आपकी मदद करे ना करे, बात करके बड़ा अच्छा लगता होगा उनसे, तो वो ऐसे ही है। तो आप हर किसी से अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हो, हमेशा सीख सकते हो। आपने देखा होगा धोनी ने भी तो हेलीकॉप्टर से और किसी और से खेलना सीखा था ना, बाद में उसने इतनी प्रैक्टिस करी कि उसका वो सिग्नेचर मार्क बन गया। तो कोई नहीं जानता कि वो उसने अपने दोस्त से सीखा था, वो तो हमने भी मूवी देखी तब पता चला, नहीं पता चलता। तो वही अगर आप कोई अच्छी चीज़ किसी से सीख रहे हो और उसकी प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, आप भी अच्छे हो जाओगे। और मैं लिख के दे रहा हूँ अच्छे हो जाओ। ब्रूस ली ने बोला था कि मैं उस इंसान से भी घबराता जिसे 10,000 तरीके की अलग अलग किक पता है, मैं वो उस इंसान से घबराता हूँ जिसने उसी एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। क्योंकि जब वो किक मारेगा कि परफेक्ट मारेगा कि सामने वाला उठी भी पाएगा। ये वाली चीज़ है, कोई भी चीज़ आप अगर करोगे उसकी प्रैक्टिस करो। मैं खुद मैथ में बहुत वीक था, मुझे अच्छे से याद है, पता नहीं 4th या 5th क्लास में ऐसा हुआ कि मैथ्स का पेपर में 70 मार्क्स का तो छोड़ ही आया था। जैसे तैसे करके 40 में से 33 दिए गए मुझे ताकि मैं पास हो जाऊँ। और फिर वही समय था एक क्या कहते हैं, मैं जब अपनी कोचिंग जाने लगा था तब मुझे उन्होंने सर ने भी यही बोली कि जो मैं सिखाऊँ घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, बस वो इतना बोलते थे मुझसे, और मैं घर जाके वही करता था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था। जो मैंने सिखाया घर जाके किया, धीरे धीरे करके मुझे चीज़ें समझ में आना चालू हुई, क्योंकि मैंने समझ लेना चालू किया उसको। वही वाली चीज़ है, जिस चीज़ पे आप अपना फोकस दोगे, अपने समय दोगे और प्रैक्टिस करोगे जिस चीज़ की, जितनी ज़्यादा वो अच्छी हो जाएगी। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन हमें कैसे यूज़ करना है वो हमारे ऊपर है। तो आज से ही जानना चालू कर दो क्या चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे क्या नहीं करना और क्या करना है, उस पर अपना समय देने लगो। जितना ज़्यादा उस पर लोग उतने अच्छे बढ़िया होते चले जाओ। अब आजकल तो इतने एग्जाम्पल है, वो कौन है यार म्यूजिशियन, एक वो ऋत्विज करके है, ऋत्विज करके उसने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक निकाला, उसके गाने सुनोगे आपने, क्या नाम है, एलन वॉकर का सुना होगा किसी ने, नाम पता हो लेकिन क्यों जरूर सुनी होगी यार किसी ने एलन वॉकर की। हाँ तो वो कोई जानता है एलन वॉकर IIT से पढ़ा है, NIT से पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा हुआ है, फिर जानते हैं जो EDM इलेक्ट्रॉनिक जो म्यूजिक है, EDM म्यूजिक बहुत अच्छा बनाता है ना। जे विराट कोहली हो गए, आपको एक मेरा एग्जांपल देता हूँ, कोबे ब्रायंट हो गया, जो बास्केटबॉल फॉलो करते हैं और उसको जानते हो, ये हो गए। तो ऐसे हर कोई है क्यों, क्योंकि वो शुरू से इसी चीज़ लगे। माइकल फेल्प्स को तो हर कोई जानता है, माइकल फेल्प्स को स्विमिंग करने का उसको कोई शौक ही नहीं था, उसको फोबिया था पानी का, उसकी बहनें करती थी, उसको करवाया गया। अब उसका ये बोला जाता है कि उसकी बॉडी इतनी अच्छी है, मतलब जेनेटिकली इसकी बनी हुई है कि स्विमिंग अच्छे से कर सके। क्यों, क्योंकि उसका जो अपर वाला पार्ट है बहुत बड़ा है, हाथ बहुत लंबे हैं, जब वो डाइव मारता है बहुत सारा पानी तो वैसे ही कवर कर लेता है। इस चक्कर में उसकी बहुत अच्छी है। ऐसे उसेन बोल्ट कहा जाता है कि उसेन बोल्ट, अब उसने उसेन बोल्ट ने अभी तक केवल 8 मिनट दौड़ा है और पता नहीं कितने गोल्ड मेडल है। 8 मिनट में वो 100 मीटर दौड़ता है, लेकिन उसके पीछे उसने कितनी साल की प्रैक्टिस करी है, जितनी साल की प्रैक्टिस करी तब जाके हुआ है। अब उसको बोला जाता है कि उसकी भी जेनेटिक बॉडी बहुत अच्छी है। बोला जाता है कितने 100 मीटर में पता नहीं कि 3 या 4 बार केवल कदम रखता है, 3-4 मिनट कम होती है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन स्टोरी ये है कि 7 या 8 बार कदम रखता है, बाकी हवा में ही रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं, जब आप करोगे फिर बाद में लोग आपको भी बोलने लगे कि नहीं ये तो इसीलिए बनाता, ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसे ही है। शुरू में सब ऐसे ही बोलेंगे। तो हमेशा कभी किसी से कम नहीं आंकना है, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप जिस चीज़ के पीछे लगे हो वो नहीं मिल पा रही है, लेकिन आप जहाँ पहुँचोगे बहुत बढ़िया होगा। और ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, बहुत लंबी है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो जो आप सोच रहे हो वो आप केवल क्यों सोच रहे हो, क्योंकि आपको उतना ही पता है। ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है। तो हमेशा ये मैं सोच रहा है कि ये खराब है, ये सब ये है, आप सारे यूनिक हो, अपने आप में सारे अच्छे हो। तो वो क्या कहते हैं, स्कोर जो लाना है अच्छी बात है, रैंकिंग है, ये सब है, लेकिन ये सब दुनिया के लिए है। आपको अपने आप में पता होना चाहिए कि मैं कितने पानी में हूँ, कहाँ पे हूँ। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा होगा तो आप कुछ ना कुछ कर लोगे। और जिसको खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहता ना, फिर वो दूसरे इधर उधर है ढूंढने लगते हैं कि तुम बता दो क्या कर लूँ, तुम बता दो क्या कर लूँ। तो वो नहीं करना अपन को अपने बारे में पता है, अपन बढ़िया है, अच्छे हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बस हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको फोकस करने की ज़रूरत है और उसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप करोगे जो भी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस आप उसी चीज़ की करोगे जो आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोज़ उसकी कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। भले आपको मन करे ना करे, लेकिन करना है। 1 घंटे
प्राणायाम करना है, अगर 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है तो करनी ही है। ऐसे कर करके आप ये पूरी जर्नी आपकी ऊपर चलती चली जाएगी। तो आई थिंक मतलब यही था मेरे पास अभी तक इतना ही है बताने के लिए। आगे अगर और कुछ करना तो वो भी बताएं। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, सरकार की कृपा को सब लखनऊ से आ रहा है, टाइम निकालते हैं अपने लिए, ठीक है। सब लोगों को पूछना तो सर हाँ, मेरी ईमेल आईडी सर ये यूजुअली अलग प्रिफर्ड बनना है, नहीं मतलब मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ। 1 महीने में आप यूट्यूब चैनल को कितना स्कोर कर सकते हो, वो उसमें 1 हफ्ते का 16K 17K 100K ऊपर आप जो डिजिटल मार्केटिंग का सेक्शन रहता है ना, घर वाले का नहीं समझते कि उसमें वो कंटेंट कर करेगा, एक वीडियो पर सर 1 मिनट के लिए 2-2 मिनट चले जाते हैं, तो उससे गेमिंग कैरी जुनाटी का चेला है। मैं मेरी ईमेल आईडी है हिमांशु, मैं लिख देता हूँ। वैसे मैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ, शायद उसको छोड़ के स्नैपचैट आई वो छोड़ दिया मैंने। हाँ वो छोड़ दिया, बाकी मैं सब पे हूँ। आई एम ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन लिंक्डइन पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ। व्हाट्सएप पे तो हुई है, व्हाट्सएप पे मैं नंबर इसलिए दूंगा क्योंकि बहुत सारे मेरे को आते हैं, वैसे ही बहुत फ़ोन आते हैं मुझे। मेल आईडी है, मैं लिख देता हूँ आपकी। यार मैं वैसे लिख देता हूँ, मेरी कर्सिव राइटिंग इतनी अच्छी है। या मैं इसको भेज दूंगा या आपको शेयर करता हूँ। हाँ तुम शेयर कर देना फिर। himanshu.uds से लिखना चाहो तो लिख लो, HIMAN लिख ही लिखता हूँ। सब स्मॉल में लिखना, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि ये इजी तरीका है। gmail.com लिख देना है। आप पूछो क्वेश्चन। आपने अपने स्कूल से क्या स्कूल से यार मैंने ये अचीव किया कि क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी, कैसे लोगों के साथ नहीं रहना। तो स्कूल में मैं अपने जिन दोस्तों के साथ बड़ा करीब था, बाद में आके पता चला कि सब टीचर निकले। मुझे कोई भी मतलब एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पर्सन कोई भी अच्छा नहीं निकला है। जो मेरी सिचुएशन जब वो हुई तो स्कूल का एक भी मेरा दोस्त मेरे उस समय आया नहीं, पता लगाओ चाहे नहीं पता लगाओ, बाद में फ़ोन करके पूछ लेते। जब भी आपका कोई लॉस होता है तो आपको एक बार फ़ोन करके, जो आपके चाहने वाले होते हैं, आपके करीबी, आपके जो शुभ चिंतक होते हैं, वो बोलते हैं ना कि यार बुरा हुआ, ये हुआ। किसी का वो आया ही नहीं, तो मुझे लगा ऐसा है इंसान तो बड़े बेकार लोग हैं ये लोग यार। कल को कभी किसी को ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पड़ेगी, ये लोग आ ही नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसे नहीं मैंने ये तो पूरा किया ना 10-12 यार, इसकी वजह से तो मुझे नौकरी मिली। क्योंकि इसमें अब मैं अपने परसेंटेजेस और बता देता हूँ। मैं एवरेज था पढ़ने में, 8th-9th का तो नहीं पता। 9th में मेरे आए थे, 10th में आए थे 9.4, 12th में थे मेरे 9.4 CGPA। 9.4 नहीं, मल्टीप्लाई 9.5 से करोगे तो मुझे अपने परसेंटेज भी याद है। 89.3 इसमें, 83.8 इसमें 80.30 और इसमें 71.4। मतलब घट रहे थे। हाँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें करने लगा था ना साथ में। मुझे ये पता था कि इतना रखने से मतलब मैं बुरा तो नहीं हूँ, मैं बेस्ट भी नहीं हूँ, बीच में हूँ। बीच में चलते चलते कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह से आप बाकी चीज़ों में काम कर रहे हो। सर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे किया? कम्युनिकेशन बार बार कम्युनिकेट करके, जितना प्रैक्टिस, मैंने जो बोला ना प्रैक्टिस, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें बोली आती थी। मुझे बोला था न्यूज़पेपर जो है उसको शीशे के सामने खड़े होकर बोलो। और थोड़ा ये था कि आई यूज़ टू कम्युनिकेट, आई कैन कम्युनिकेट वेल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता था। मतलब एक सांस में धीरे बोलता था क्योंकि मेरा दिमाग उतनी जल्दी चलता है। तो मैं सोच रहा हाल बस निकाल दूँ अंदर से बाहर, कैसे भी करके बाहर आ जाए बस वो। तो फिर ये कोशिश करी कि कैसे मैं उसको थोड़ा धीरे कर सकूँ। हाउ कैन आई कैन कम्युनिकेट वेल बट आई मीन रिड्यूस माई स्पीड ऑफ स्पीकिंग। कैसे मैं उसको थोड़ा स्लो करूँ, लेकिन ऐसे भी ना करूँ कि सामने वाले को ये लगे कि मैं सोच रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ। तो वो है कि थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके आया। ऑकवर्ड सिचुएशन आती थी कि सामने वालों को ऐसे लगता था, लेकिन अपन को तो इम्प्रूव करना है। अभी भी इम्प्रूव कर ही रहा हूँ। आज भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल की बहुत ही बढ़िया लेवल पे हो। हिंदी इंग्लिश बीच में करके बोलता रहता हूँ। आई ट्राई टू कम्युनिकेट मोर इन इंग्लिश, लेकिन वो ये कि अपॉर्चुनिटी जितनी मिलेगी उतने तो कर पाऊँगा। घर पे इंग्लिश में बात करूँगा, सामने वाला कुछ बोलेगा नहीं तो क्या ही मतलब है ना। तो वही है, इसलिए हाँ फॉर इम्प्रूविंग माई इंग्लिश। अब मैं तुम लोगों को तो इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि अपनी तुम लोग थोड़े कम उसमें हो इसमें। तो मैं स्टार्टेड सीइंग मूवीज़ इन इंग्लिश,
वेब सीरीज ये सब इंग्लिश में देखना स्टार्ट करी विद द हेल्प ऑफ सब टाइटल्स। वो बोलते थे मैं नीचे पढ़ता था अच्छा क्या बोल रहा है, फिर उसको मैं प्रैक्टिस करता था अच्छा ऐसे करके, जैसे जिसने फ्रेंड्स देखा होगा उसमें जो भी बोलता ना हाँ यूट्यूब, तो ऐसे करके मैं भी करता था प्रैक्टिस करने के लिए कि कैसे कर सकते क्या कर सकते हैं। और एक और सही बोलूँगा, जो मैंने जो एक नवजोत सिंह सिद्धू है उनकी एक जो थी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी, अगर आप लोगों को मौका मिले तो देखना, फियर के ऊपर, नवजोत सिंह सिद्धू स्पीच ऑन फियर, यूट्यूब पे सर्च करना, तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था वीरेंद्र सिंह सहवाग का। तो उसमें उन्होंने एक अच्छी बात ये बोली कि दुनिया में सबसे बड़ा लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, तो वो सबसे चीज़ हटाई देनी है। अगर आपको करनी है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर ये कमी है और आपको ऐसे इम्प्रूव करना है, बस उसके पीछे लग जाओ, फिर सामने वाला कुछ बोले कि तुम ऐसे बोलते हो वैसे बोलते हो ये करते हो वो करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ये तो मुझे पता है तभी तो सही कर रहा हूँ मैं, तुम क्यों मुझे बताने आ रहे हो, जो मुझे ऑलरेडी पता है, इम्प्रूव कर रहा हूँ अच्छी बात है, इम्प्रूव कर लूँगा बस। कम्युनिकेशन मेरा भी कोई इतना अच्छा नहीं था, मैं भी तो यार तुम्हारे ऐसे यहीं से पढ़ के निकला हूँ, तो ऐसा तो नहीं भी एकदम से बाहर से ला के यहाँ टपका दिया गया हूँ। तो ये प्रैक्टिस करने से सब होगा, अभी भी इतने अच्छे लेवल पे नहीं, बट ये पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, अपने ऊपर ओवरऑल पर्सनैलिटी पे इम्प्रूवमेंट किया है। पहले मैं बहुत बदतमीजी से बात करता था, मजाक उड़ाता था क्योंकि 9th 10th 11th 12th में ऐसे ही रहता ही, लगता है कि बस हम ही हैं जो है, बस बाकी सब तो ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप मैं कह रहा था कूप मत डूब, आपको केवल वही आपका जो कुआ है वही दिखता है, लेकिन जब बाहर निकलते हो कुएं से तब पता लगता है दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे तो लोग आपसे बात क्यों करेंगे, तो वही रिलेशंस वाली बात आ जाती है ना, जब आप सही से बात नहीं करोगे तो एक बार आपसे इंसान बात करेगा, दूसरी बार से आपको अवॉइड करने लगेगा, कह रहे तो सही से बात ही नहीं करना, जब भी होता है उससे बात करो, लड़ता है बदतमीजी से बोलता है, ये करता है, बात ही नहीं करनी, छोड़ो, नेगलेक्ट करके आगे निकलो। तो वही अपने आप मिलनसार रहोगे, अच्छे रहोगे, यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, देन इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन। हमेशा हर किसी से अच्छे से बात करो, भले आपको पसंद हो नहीं हो, लेकिन आप उससे हमेशा हंस के तो बात कर ही सकते हो ना, उसमें क्या ही जा रहा है, ना कोई पैसे लग रहे हैं ना कुछ हो रहा है। अल्टीमेटली आपको नहीं पसंद है कोई बात नहीं, इफ ही इज कमिंग टू यू, ही और शी इज कमिंग फॉर हेल्प और फॉर एनीथिंग, जस्ट स्पीक टू देम ब्राइट स्माइल, और कैसे हो क्या हो सब बढ़िया है ठीक है, कोई बात नहीं। वो अच्छा नहीं था वो तो उसकी पर्सनैलिटी है, आप अच्छे नहीं रहोगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी दिखाएगा ना, इसलिए, लेकिन आप लोग अच्छे हैं इसलिए। मेरा फेवरेट सॉन्ग तो वो है जो मैं गा पाऊँ, गा के सुनाऊँ, तुमने मेरे से इतना दुखवा लिया पानी मैंने। ठंडा पानी अच्छा रिकॉर्ड में आया है नहीं आया? हाँ मैं वहीं पर ही था, मैं इसलिए था वहाँ पे क्योंकि ये वाला एरिया ऐसे है ना, व्यू ऐसे पूरा बस यार यही था क्या। अच्छा गाना सुन रहा है? शांत हो जाओ पहले। गाने का नाम बता दो पहले। गाने का नाम कौन सा गाना गाऊँ, मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ क्या हो, इसलिए मैंने लिस्ट बना के रखी कि कौन से गाने में गा सकता हूँ।
कैसा था कि मैं कॉलेज में एंटर किया, मैंने देखा कि स्टेज पे कोई बढ़िया सी आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। मैंने देखा अरे ये तो सर है, लेकिन मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल, सर की ब्रांच थी मैकेनिकल। लेकिन ये बंदा गाता अच्छा, ठीक है, मैं भी गाता था लेकिन मैं ही सुन पाता था, ठीक है। लेकिन सर गा रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, मैंने ये बंदा गाता अच्छा। फिर क्या हुआ, मुझे स्विमिंग का बहुत शौक था, जो लोग पर्सनली जानते हैं, तो मैं स्विमिंग करता था। तो मैं सुबह तरन पुष्कर नाम सुना आप लोगों ने, तरन पुष्कर में मैं जाता था, वहाँ पे बाथरूम में से एक आवाज़ आ रही थी, उनकी एक वॉइस मैंने कहीं सुनी हुई है, ठीक है। तो वहाँ से इंसिडेंट मुझे टच हुआ मैंने कि फिर वो बाथरूम से एक बंदा निकल के आता है और क्या भाई तू यहाँ क्या कर रहा है तो वो मेरा सेकंड इंसिडेंट मतलब उनके साथ कनेक्ट होता चला गया। फिर धीरे 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 टाइम निकलता गया, फिर मुझे नहीं पता था सर एनसीसी में, ठीक है। और रैंडमली सर ने सेकेंड ईयर में एनसीसी ली थी, मैंने फर्स्ट ईयर में एनसीसी ली थी, क्योंकि मैं 9-10 में भी एनसीसी में था। अब मैं था नेवल में वाइट ड्रेस में और सर थे आर्मी में, और हम लोगों का एक कंबाइंड कैंप लगा था, और वहाँ पे वो सेम आवाज़ मुझे सुनाई थी। मैंने की और मैं वहाँ पहुँचा और मैंने एग्जैक्ट देखा, मैंने कि वहाँ सर यहाँ पर भी थे। तो कहीं ना कहीं वाला, हाँ CATC वाला कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप रहते थे। तो ये कनेक्टिविटी मतलब शुरुआत से ही रही, और फिर सर अपने बाहर निकल गए, मैं RJT में 2-3 साल अपना निकाल के और अपने पीछे आ गए। चलो सर कंटिन्यू। वाला गाना सुना है लोगों ने? कुछ तो बता जिंदगी सुना होगा ना आप लोगों ने, बजरंगी भाईजान का है। मैं आपको वही वाला गाना सुनाता हूँ, ठीक है। एक दिन महावत उड़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। तारों भरी एक रात में तेरे खत पड़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ पे, थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूँ, नाराज बस ना होना तू जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। एक्चुअली में क्या है, बाकी बच्चों को सबको पता है कि मंथ में जो बच्चा सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता है इसके लिए सर स्टूडेंट का मंथ जाता है हमारा, और जो भी हमारे गेस्ट आते हैं जो जैसे आज आ पाए वो उसको परफॉर्म करते देते हैं और इसको ये बुक देते हैं। तो मैम आप सर ये ले लीजिए, ये जून के लिए अभी जुलाई में दिया जा रहा है, ठीक है। कॉम्पिटिशन फिर से टाइट हर बार ही रहता है, ठीक है। 9, 10, 11, 12 के सेक्शन में ये हो रहा है रिसेंटली, धीरे धीरे हम जूनियर्स की तरफ भी लेके जाएंगे इसको, ठीक है। अब 9, 10, 11, 12 4 बंदे प्रमोट हुए, ठीक है। चारों बंदों में से 11, 12 में से बेटा कोई नहीं था इस बार। 12 में ऐसा स्पार्क नहीं दिखा मुझे जिसने इम्प्रूव किया हो। मेहनत बहुत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट होता है ना 60 से 120 वाला स्केल नहीं दिखा।
उस बीच 9th और 10th में 2 बच्चे देखे, ठीक है। 10th वाले का नाम नहीं लूंगा, ये तो फिर वो चढ़ जाएगा और फिर वो नीचे आना हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, ठीक है। 9th वाला, सॉरी गलत बोल गया, 9th वाले का नाम नहीं लूंगा। 9th वाला क्या ऊपर चढ़ जाता है, फिर हमें बड़ा समस्या होती है, ठीक है। और बच्चे जानते हैं 9th वाले का नाम, ठीक है। लेकिन 10th में जो बच्चा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर स्पार्क था उसका। जनरल एनटीएससी जो टेस्ट सीरीज होती है 80, 90, 100 से एंटर हुआ और कांस्टेंट 140, 145 की स्ट्रेंथ अभी मेंटेन करके चल रहा है। और पढ़ने में ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुरुआत में नहीं था, अभी बन गया है, तो ये भी एक अचीवमेंट है। तो मैं बुलाऊंगा आयुष्मान को। ठीक है, बढ़िया रहा आज का सेशन, ठीक है। मैं अभी अपने बीच में एक पर्सन को बुलाना चाहूँगा, ठीक है। रैंडमली होता है ना, कभी एक साथ 2 लेफ्ट टॉक हो जाते हैं, लेफ्ट टॉक नहीं, लेफ्ट टॉक फिर कभी करेंगे सर के साथ, लेकिन सर का आज रैंडमली आना हो। पहले तो मैं वेलकम करूँगा अक्षर सर का। अक्षर सर प्लीज़ वेलकम। अक्षर सर एक रैंडमली और कोइंसिडेंट तरीके से हम लोगों को मिले। सर का लास्ट ईयर का स्कोर, नीट का एग्जाम सुना मेडिकल का, मेडिकल में सर ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, 607, 608 का स्कोर था। GRIMC मेडिकल कॉलेज जो कहते हैं ना, बड़ा अस्पताल में सर, बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर हैं, ठीक है। अभी लर्निंग पीरियड है, 2nd ईयर सर, हाँ। और बाकी सर ही बताएंगे आपको कुछ, है ना। किसी को पूछना है पूछ सकते हैं। भाई प्रॉपर कन्वर्सेशन तो अपन ना फिर कभी करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा बहुत ब्रॉडली बता देता हूँ अपने बारे में। जैसे सर ने बताया था कि सर कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, सर का ग्रेजुएट स्कोर धीरे धीरे तुम्हें दिख रहा है कि कम होता जाता है। मेरा थोड़ा सा उल्टा था, मेरे कभी स्कूल में 80% से ऊपर कभी नहीं आया, 80% टच भी नहीं किया था। हाईएस्ट स्कोर मेरा था 79.9 हाईएस्ट स्कोर था। उसके बाद मैं ड्रॉप ईयर में जब गया तब हुआ ये कि 3 सेशन में मुझे कोचिंग से निकाल दिया गया, क्योंकि ड्रॉप ईयर में मैंने सोचा था कि अब और ड्रॉप लेने की हिम्मत तो नहीं है, बहुत रो चुका हूँ। अभी घर पे आया था, मैंने सोचा था नहीं रहूँगा कि ड्रॉप लेना पड़ गया ये सब, मैं बहुत रोया। मैंने सोचा ड्रॉप लेने की हिम्मत नहीं है, थोड़ा पढ़ा। अब पढ़ाई के बीच में एक दिन एक सर को किसी ने जाके बोल दिया, सर बच्चे आपके बारे में पीठ पीछे बोलते हैं। तुम्हें पता कौन बोलता होगा? तो उनको लगता है जो इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता, मक्खन लगाता है, वो शायद ऐसा लगता हो। तो मैं सर से रोज़ डाउट पूछता था, रोज़ जाता था सर के पास कि सर ये बता दिए। बच्चों को लगता है ये पीठ पीछे जाके कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। उन्होंने ना मुझसे पूछा, मुझे कोचिंग से निकाला। अब नीट देने के लिए मैंने सिर्फ आधे साल पढ़ाई करी और आधे साल नहीं करी, और स्कूल में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। तो एक फिजिक्स के सर थे, उन्होंने मुझे बोला था कि तू कुछ मत कर, मैं सिर्फ पेपर भेजूँगा, पेपर सॉल्व करना है और तू बस अपने आप पर भरोसा कर। उन्होंने बस एक चीज़ बताई थी, नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, अंडर एस्टिमेट मत करो। मैंने अपना 6 महीने लग के पढ़ाई करी और मेरे बायो में 90 में से 87 सही थे, जो मेरी पूरी कोचिंग में किसी मैं तो बस ये कहता क्या, सर ने जितनी चीज़ें बोली है ना, किसी की आदत है यहाँ से डायरी लिखने की, कोई अपनी डायरी लिखता है रोज। तुम लोग यूट्यूब पर भी कई बार देखते हो, कोई संदीप महेश्वरी की वीडियो देख रहा है, विवेक बिंद्रा की वीडियो देख रहा है। सर ने भी बहुत सी बातें बताई, इन बातों से सुन के घर जाके भूल मत जाओ, अपनी एक डायरी बनाओ या रोज कुछ लिखने की आदत डालो। तो ये 2-3 पॉइंट सर ने लिखे हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, इनको नोट्स की तरह रिवाइज करो। हफ्ते में एक दिन देखो, संडे के दिन देखो, लेकिन देखते रहो तो तुम्हें याद आता रहेगा कि सर ने क्या बोला था। सिर्फ उन नोट्स को देखो कि सर की पूरी कहानी रिकॉल होगी, फिर तुम वहीं से अपनी कहानी बनाना शुरू करो। समझ रहे हो? बस मैं अभी आज के लिए इतना ही बोलूँगा, फिर तुमसे प्रॉपरली कन्वर्स करूँगा अगले सेशन में, जो अपन देखेंगे। बताइए आपको कब मिलेगा। मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। वीक के लिए तो मैं टाइम टेबल बताता हूँ, सब बच्चों का अलग रहता है थोड़ा सा। मैं था थोड़ा नाइट आउट टाइप, मेरे को रात में नींद नहीं आती, तो धीरे धीरे मैंने रात में सिर्फ बायो पढ़ता था, मैं 4 या 5 घंटे लगते थे। तो ऐसा है कि कोचिंग के नोट्स में जुगाड़ से लाता था, सर ने तो निकाल दिया था बायो के, सर ने कोचिंग से। तो मैं कोचिंग के नीचे खड़ा हो जाता था, दोस्त आते थे, नोट्स की फोटो कॉपी कराता था और उन्हीं सर के नोट्स से पढ़ता था। और रिजल्ट के बाद में उनके घर पर मिठाई भी लेके गया था। सर आपने कोचिंग से निकाल दिया था, लेकिन सर आपके नोट्स पढ़ के पास में तो मिठाई तो आपको खानी पड़ेगी। तो क्या है कि रात में जिन लोगों को रात में पढ़ने की आदत है, तो वो ऐसा मत सोचो कि तुम सुबह उठ के पढ़ोगे तो बहुत प्रोडक्टिव। अच्छा है, सुबह उठने तो शांति रहती है, माहौल अच्छा मिलता है, लेकिन तुम पहले पहचानो कि तुम्हारा टाइप क्या है। अगर रात में पढ़ाई हो रही है तो शेड्यूल उस हिसाब से देना। और जैसे मैं सो के उठता हूँ, माइंड फ्रेश है, तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए मेरा सबसे ज़्यादा क्लियर माइंड का होता था सुबह सुबह।
तो मैं जब सो के उठता था करीब 12 बजे दोपहर में सो के उठता था, तो मैं सबसे पहले फिजिक्स पढ़ता था। मैं ये बता रहा था, एग्जाम्पल जो है यहीं पे तो लागू हो रहा है, ये जो बता रहे हैं मुझे क्या पसंद है और मेरे लिए क्या सही है। 2-3 बार आप सरकार की टाइम टेबल अभी पूछ लोगे, फिर आप फॉलो करोगे सेम वैसे ही, फिर आपको पता लग जाएगा सही है कि नहीं है। किसी किसी के लिए सही निकलेगा, किसी के लिए नहीं। तो वो बता रहे हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप में पता रहेगा, तभी तो आप वो कह रहे हैं ना, मुझे पता था नाइट आउल है, तो इसलिए रात को पढ़ते थे। अब ये सुबह उठ के करते रहते फिर कहते रिजल्ट नहीं आ रहा। अब फिजिक्स का ये है कि जैसे उसमें सब कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत है। तो सुबह उठ के ब्रेन जो होता है, ब्रेन की ऐसी टेंडेंसी होती है जब दिमाग खाली है, अब खाली बाल्टी के अंदर तुम पानी डालोगे जाएगा, भरी हुई बाल्टी उसमें और पानी डालोगे तो बाहर गिर जाएगा। तो रात में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इतनी भर चुकी होती है दिमाग में कि तुम और पढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे तो नहीं सीख सकते। रिविजन हो सकता है, जो पढ़ा हुआ है वो दोबारा देख सकते हो, कुछ नया पढ़ने बैठोगे ना तो नहीं होता। सुबह उठ के पढ़ो ऐसी चीज़ जो कंसेप्चुअल है। रात में सोने से पहले वो पढ़ो जिसमें थ्योरी और तुझे पढ़ रखी हो, रिविजन करो उसको। मेरा ये रहता था कि बस जो इंसान उल्टा करता है ना उसे फ्रस्ट्रेट होता है, जो सुबह रिविजन करता है और रात में कंसेप्ट पढ़ता है उससे फ्रस्ट्रेट होता है। और वही लोग हैं सर कहते हैं मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके रिजल्ट में आउटकम नहीं आ रहा, क्योंकि सही जगह मेहनत नहीं कर रहे। पहले सही जगह हीट ठोकोगे तब तो 6 होगा, अब पीछे लो आए तो उसमें हीट ठोकना थोड़ी की करनी चाहिए। तो शेड्यूल ये है कि तुम पहले समझो कि कब तुम्हारा दिमाग सही से काम कर रहा है, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करो। ऐसा नहीं होता कि 16 घंटे पढ़ना, 16 घंटे मैंने नहीं पढ़ा, मैंने मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 6.5 घंटे के 7 घंटे पढ़ा मैक्सिमम। बाकी में तो मैंने